है? यस चलिए सर। चलिए, गुड। तो चलो, हमने प्रीवियस सेशन में स्टार्ट किया था और ब्रेन को, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था हमारा, और आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। सो वेट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। सभी को स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। यस सर। राइट राइट। यस सर। ओके जी। तो चलो, आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रेन को। और हमारा जो ब्रेन है कुछ इस तरह से, उसकी जो पोजीशन या फिर जो पार्ट्स उसमें हमें देखने को मिलते हैं। एक्चुअल जो ब्रेन होता है हमारा, बुकिश में बुक्स में तो आपने देखा ही है सभी ने। और एक्चुअल जो इमेजेस होती हैं ब्रेन की, अगर ब्रेन को निकाला जाए बाहर, तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। सर्जरी के प्रोसेस से अगर हम उसको निकालते हैं या ब्रेन को देखते हैं अपने, तो कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे कई आपको फोल्डेड पार्ट्स जो हैं ब्रेन के देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे रीजन जो हैं आपको हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी बच्चों देखने को मिलते हैं। कुछ पार्ट्स ऐसे नहीं होता, कुछ सिमिलर मैच नहीं करता, कुछ ऐसे यस। फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो यस जिस सर। तरह के ये फोल्डेड स्ट्रक्चर हैं बच्चों, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलते हैं। बच्चों, हमारा ब्रेन जो है वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इस पूरी बॉडी के सबसे वाइटल ऑर्गन्स में से तो एक है, ये बात हम जानते हैं। और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन के अंदर आता है हमारी पूरी बॉडी के, बिकॉज बहुत से फंक्शंस ये कंट्रोल करता है जो ह्यूमन ब्रेन होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स बॉडी पार्ट्स के अंदर आता है, या कॉम्प्लेक्स ऑर्गन के अंदर आता है हमारी बॉडी के। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करना चाहूँ ब्रेन के से रिलेटेड, तो जब हम एक एडल्ट ह्यूमन की बात करते हैं बच्चों, मैं यहाँ सिर्फ ह्यूमन के ब्रेन की बात करना चाह रहा हूँ, और ह्यूमन के ब्रेन की ही बात करूँगा। मैं किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ब्रेन से कंपैरिजन उसका अभी नहीं कर रहा। तो एडल्ट ब्रेन को जब हम देखते हैं बच्चों, तो लगभग लगभग एक एडल्ट ब्रेन का जो वेट होता है, एक एडल्ट ब्रेन का वेट ऐसा माना जाता है कि लगभग लगभग 3 पाउंड के आसपास होता है। 3 पाउंड। 3 पाउंड लगभग लगभग मेरे ख्याल से ये 1 किलो से ऊपर का हो गया, 1 किलो 300 ग्राम के आसपास, राइट। तो एक एडल्ट में हमें इतना देखने को मिलता है। हमारा जो ब्रेन होता है बच्चों, लगभग लगभग 75% जो भाग है हमारे ब्रेन का, या 75% जो है हमारा ब्रेन, दैट इज मेड अप ऑफ वाटर। मेड अप ऑफ वाटर, पानी से बनता है लगभग लगभग 75% भाग जो हमारा होता है। हमारा जो ब्रेन होता है वो क्या एक पॉइंट पे आकर रुक जाता है ग्रो करना, या फिर ग्रो करता रहता है, करता रहता है? कोई बताएगा मुझे? सर करता रहता है। करता रहता है कॉन्टिन्यूसली। क्या लास्ट टिल डेथ तक ये ग्रो करता रहेगा? आप लोगों ने सुना होगा, कभी किसी एडवर्टाइज में सुना हो, किसी मूवी में सुना हो, कि लगभग लगभग हमारा जो ब्रेन, मोस्टली जो डेवलपमेंट है ब्रेन का, वो लगभग 5 से 6 साल की उम्र तक हो जाता यस सर। है ना? बिल्कुल सही बात है। तभी आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं किस तरह से वो सोचते हैं, उनकी जो कैचिंग पावर होती है कितनी ज़्यादा तेज होती है। कहते हैं बच्चे अगर आपके आसपास हैं, छोटे बच्चे, वो सब सुन रहे होते हैं, उनको सब पता है। अगर वो आपकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान भी नहीं दे रहे और आप उनके आसपास हैं, तो वो सारी चीज़ें कैच कर रहे हैं आपके आसपास। बहुत सारी बातें होती है ब्रेन के बारे में। और
न्यूरॉन्स की बात भी हमने शुरुआत में जैसे की थी, तो लगभग हमारा जो ब्रेन है, अप्रोक्सीमेटली, सिर्फ ब्रेन की बात कर रहा हूं मैं, ब्रेन ऑफ ह्यूमन, ब्रेन ऑफ ह्यूमन contains approximately 100 billion neurons. 100 billion न्यूरॉन, ऐसे आंकड़े कहते हैं कि इतने न्यूरॉन्स जो है वो कंटेन करते हैं ये। कई मिथ्स भी आप लोगों ने सुनी होंगी बच्चों ब्रेन के बारे में। कई मिथ्स आप लोगों ने सुनी होंगी कि भाई किसी इंडिविजुअल का ब्रेन इतने परसेंट काम कर रहा है, इतने परसेंट काम करता है, किसी का इतने परसेंट काम करता है। क्या ये बात सच हो सकती है बच्चों? आप सभी से पूछना चाहूंगा मैं, क्या ऐसा हो नो सकता है सर। कि मेरा ब्रेन इतने परसेंट काम कर रहा हो और किसी एक्स इंडिविजुअल का ब्रेन इतने परसेंट काम कर रहा हो, आपके घर में कोई और है उसका ब्रेन इतने परसेंट काम कर रहा हो? ऐसा होता है क्या? नो नो सर। सर। ऐसा नो नहीं सर सर। बहुत होता। सर रेयर हम केसेस पूरा में, दिमाग का इस्तेमाल करते सर हैं। बहुत हैबिट रेयर में। केसेस में, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है सर, बहुत रेयर केसेस। हाँ बेटा हो सकता है। देखो हो कब सकता है मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए किसी एक्स इंडिविजुअल की कोई इंजरी हो गई है बेटा, और ब्रेन का उसका वो पार्ट जो है वो डैमेज हो गया है, या फिर उसकी जो नर्व्स है वहां की वो कंप्रेस हो गई है किसी मेजर इंजरी की वजह से या हिट होने की वजह से, तब तो हम कह सकते हैं कि उसका ब्रेन का कोई पार्ट जो है, कोई XYZ पार्ट जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा है। उस वजह से उसको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से उसको बॉडी के बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से उसको बॉडी वो ठीक से स्लीप वेक साइकिल उसकी ठीक नहीं है। ऐसा तो हो सकता है ना, ये बात तो हम मानते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई नॉर्मल इंडिविजुअल बैठे हैं यहाँ पे, 3 लोग, X, Y और Z, 3 लोग बैठे हैं, और हम कहें कि भाई एक्स वाले का जो ब्रेन है वो तो इतने परसेंट काम करता है, और जी वाले का जो ब्रेन है, वाई वाले का, वो तो इतने परसेंट काम करता है, और जेड वाले का इतने परसेंट काम करता है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। राइट, वो चीज पॉसिबल बिल्कुल भी यस नहीं सर। है ना, वो चीज नहीं है। मैं उसी की बात वो सिर्फ मिथ्स हैं, वो सिर्फ मिथ्स हैं जो बताई गई हैं आपको, या कभी आप लोगों ने सुनी हो। अच्छा, हम लोगों के सर हेडेक बहुत मूवीज हो। में भी यूज बहुत होती हैं। क्या बेटा? सर मूवीज में भी बहुत यूज होती हैं ये। मूवीज में भी बहुत यूज होती है, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, हम लोगों ने जैसे सुना है कि भाई हमारे हेडेक बहुत होता है, हेडेक हो जाता है, किसी के सिर दर्द करने रहता है। क्या आप जानते हैं कि हेडेक होने का रीजन क्या होते हैं? कई, वैसे तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं हेडेक होने के, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। किसी के, लेट सपोज, हेडेक वाला पॉइंट नहीं लेते, नहीं तो बेकार में आप कंफ्यूज ही होंगे। हेडेक वैसे भी चलो बता देता हूँ, तो वैसे तो बहुत सारे रीजंस होते हैं हेडेक होने के। जैसे मान लीजिए कि कृष्णा का कल एग्जाम है और कृष्णा ने रात भर स्टडी करी, तो हो सकता है कि कृष्णा के हेडेक हो गया हो सकता है कि अब जैसे मुझे फीवर रहा बहुत ज्यादा, और फीवर होने की वजह से मैं जब भी अब कोई काम करता हूँ तो मेरे अभी 1-2 दिन से हेडेक हो जाता है बड़ी जल्दी, हो सकता है वो वीकनेस की वजह से हो सकता है कि आप कोई स्ट्रेस में हो उस वजह, या किसी एंग्जाइटी में हो उस वजह से आपके हेडेक हो सकता है कि माइग्रेन का पेन हो, मतलब सेवरल रीजंस हो सकते हैं जो हेडेक होता है। जनरली हम सुनते हैं कि यार सर में दर्द हो रहा है, तो वो बहुत यस सर। सारे रीजंस हो सकते हैं सर में दर्द होने के। बहुत सी केमिकल रिएक्शन होती है हमारे ब्रेन में जो कंबाइन होती है हमारी मसल्स के साथ और नर्व्स के साथ, हमारी नेक और हेड रीजन के, जिसकी वजह से हमारे हेडेक अकर होता है। तो सर केमिकल बैलेंस रिएक्शंस। भी होता है ना इनमें। क्या होता है बेटा? सब बैलेंस वाला फैक्टर भी तो होता है। बैलेंस वाला फैक्टर जैसे तो कि? जब उल्टी आ रही होती है सर उस टाइम पे भी हेडेक होता है। वो तब बैलेंस भी हेडेक बनाना होता होता है, है। तब भी हेडेक होता है, बिल्कुल होता है, वो बैलेंस बना रहा होता है, सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो काफी सारे पॉइंट्स हैं मतलब इसके हेडेक सर के हो सकते। एक्चुअली सर, हाँ बेटा, हाँ बोलो। सर वो मतलब जब हमारी वो चले जाती है याददाश्त, तो सर मतलब कोई नर्व हो जाती है कंप्रेस उस टाइम पे बेटा कोमा ब्रेन में की। जाना, ब्रेन तब काम कर रहा होता है, सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता बेटा। सर मैं वो कह रहा हूँ याददाश्त। हाँ, याददाश्त, मेमोरी लॉस का होना, कि बिल्कुल किसी यस पार्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना, मेमोरी जो है आपके ब्रेन से रिलेटेड है बेटा, बिल्कुल होता है। यस किसी सर। पार्ट पे किसी इंजरी, अब जो मेजर पार्ट है मेमोरी के लिए, अभी आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल अगर वहां इंजरी हो गई या कोई बहुत ज्यादा हिट हो गया, तो ये केसेस भी देखे गए हैं, ऐसा भी सुना है कि
जनरली किसी एक एक्सीडेंट की वजह से ही मेमोरी लॉस हो गई किसी की, या सर ऐसा शॉर्ट। भी होता है कि कोई एक हाँ एक साल की मेमोरी भूल गया हो या फिर 2 साल की। बेटा, ऐसा 1 साल की मेमोरी, 2 साल की मेमोरी, देखो डिपेंड करता है। अलग अलग केसेस, अलग अलग जगह, अलग अलग लोगों के साथ ऑब्जर्व किए गए हैं। ऐसा भी होता है कि लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है कि लोगों को याद नहीं। और ये फिर कहीं ना कहीं कुछ साइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स की तरफ भी मूव करता है बेटा, बायोलॉजी से। फिर अब बहुत सारे शिजोफ्रेनिया है, पता नहीं कितने सारे डिसऑर्डर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ऐसे जिन जो रेस्पॉन्सिबल हैं फिर उन डिफेक्ट्स के लिए, या स्पेसिफिकली वही डिफेक्ट जो है मेमोरी लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। तो बिल्कुल मेमोरी लॉस हो सकती है, 1 साल के लिए हो सकती है। मान लीजिए कि कोई कुछ पुराना अपना हमेशा के लिए भूल गया, इतनी ज्यादा वो किसी डिफेक्ट से सफर्ड हो गया, या फिर किसी इंजरी की यस वजह सर। से डैमेज हो गया कोई पार्ट ब्रेन का, तो वो हो सकता है, बिल्कुल मेमोरी लॉस हो सकती है। मेमोरी जिस पार्ट में स्टोर है वो पार्ट इफेक्ट कर गया तो बिल्कुल लॉस हो सकती है बेटा, क्यों नहीं हो सर सकती। ब्रेन के उस पार्ट को कुछ डैमेज पहुंचा होगा अगर कुछ डैमेज पहुंचा होगा तो गुड, बिल्कुल अगर कुछ डैमेज पहुंचा होगा तो नहीं तो नॉर्मली चल ही रहा है, सब कुछ चलता ही रहता है। लोगों की इंजरी भी होती है, लोगों के एक्सीडेंट्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार ही ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाए या फिर कोई पार्ट डैमेज हो जाए, तो ऐसा नहीं है हमेशा ऐसा, क्योंकि हमारे ब्रेन, इस नेचर ने बहुत प्रोटेक्शन दी है हमारे ब्रेन को। ये जो ब्रेन पहुंचा है, हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी, हम लोगों ने मेनाइंजिस को डिस्कस किया था बच्चों। हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले हेयर्स हैं, जैसे कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन तो देते हैं हेयर्स जो होते हैं हमारे। उसके बाद बच्चों स्किन आ जाती है। फिर आप लोगों ने क्रैनियम पढ़ा था, स्कल जिसको बोला था। उसके बाद बच्चों 3 मेनाइंजिस थी जिसको हमने अरैकेनॉइड, उसके बाद पैड जिसको मैंने इन शॉर्ट बोला था, याद हो अगर आपको, पाया मैटर, अरैकेनॉइड और ड्यूरा मैटर, अगर याद हो तो, राइट। तो ये 3 यस सर। लेयर्स आ जाती हैं। फिर तो प्रोटेक्शन है हमारे पास, नेचर ने हमारे सभी वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन दी है। बाय नेचर हमें प्रोटेक्शन मिली है सभी ऑर्गन्स को बचाए रखने के लिए, सेफ करके रखने के लिए। तो ऐसा होता है। उसके अलावा जब हम इसमें आगे बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहला आता है हमारा फोर ब्रेन। तो हमें पोजीशन जो है पता होनी चाहिए कि जो फोर ब्रेन है हमारा, जिसको हम प्रोजेंसिफेलॉन के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा जो है फार एक लार्जेस्ट ब्रेन का डिवीजन होता है। ऐसा माना जाता है कि ये लार्जेस्ट ब्रेन होता है, लार्जेस्ट ब्रेन डिवीजन इसको बोला जाता है, लार्जेस्ट ब्रेन डिवीजन। हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, हमने प्रीवियस सेशन में भी बात की थी, उन तीनों पार्ट्स के जो नाम थे हमने तीनों को डिस्कस किया था। तो ये एक लार्जेस्ट पार्ट जो डिवीजन के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं, ये डिवीजन है। अब इसमें कई मेजर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हम सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे, हम हाइपोथैलेमस रीजन को पढ़ेंगे, हम थैलेमस रीजन को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो कुछ इस तरह से, जैसे सेरिब्रम इसका एक पार्ट हो गया, ये जितना भी जो आपको पार्ट ये पूरा का पूरा देखने को मिलेगा सेरिब्रम हो गया। उसके अलावा इसमें हमारा जो है थैलेमस रीजन आता है। तो 3 पार्ट्स मेजरली हम इनके अंदर डिस्कस करते हैं इस ब्रेन के। 3 पार्ट्स की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो 3 पार्ट कौन कौन से हो गए इसके। नंबर 1 अगर मैं बात करूं इसमें, तो एक हो गया इसका सेरिब्रम, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस सेरिबल। और दूसरा जो हो गया वो थैलेमस हो गया। एंड द थर्ड वन इज हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड। सर मास्टर ग्लैंड तक सर ये पिट्यूटरी। थैलेमस, जब ग्लैंड से आगे आएगा बेटा, ग्लैंड जब डिस्कस करेंगे सभी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन बच्चे, ओके नहीं तो फिर हम वहां सर ये चले जाएंगे, फिर है थैलेमस ना में हम आउट हो वो जाते है हैं टॉपिक से। हाँ बच्चे, सर ये थैलेमस में वो है ना एल के बाद ए। क्या है थैलेमस में। सर एल के बाद ए। हाँ हाँ, थैलेमस, बिल्कुल हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। तो उसके अलावा जो हमारे ऑल फैक्ट्री या फिर जो ऑप्टिक क्रैनियल नर्व्स होती हैं, वो भी हमें फोर ब्रेन में देखने को मिलती हैं। इसके लेटरल साइड में हो या फिर सेरिब्रल वेंट्रिकल रीजन में हो, वहां पे भी क्रैनियल नर्व्स भी होती हैं।
मैंने बताया था आप लोगों को जो क्रैनियल नर्व्स होती है हमारी, ये क्रैनियल नर्व जो है हमारे पास 12 पेयर प्रेजेंट होते हैं। क्रैनियल नर्व्स के 12 पेयर प्रेजेंट होते हैं, 12 पेयर में प्रेजेंट होती हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। उसके अलावा कई जो लोअर आपके जो क्लासेस हैं जैसे पिसीज हैं या एम्फीबियंस हैं, उनके पास 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। क्लास मेमेलिया में, और क्लास मेमेलिया जो है आपकी, क्लास मेमेलिया के अंदर आपके 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। क्रैनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो अराइज होती हैं कहाँ से? ब्रेन से, ठीक है। क्रैनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से अराइज होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो जरा, जब हम इनके पार्ट को देखते हैं या फिर हम सेरिब्रम की बात करते हैं, तो ह्यूमन के ब्रेन का एक मेजर पार्ट है जो सेरिब्रम है आपका, फॉर्म करता है एक मेजर पार्ट को ह्यूमन ब्रेन के। और यहाँ कई हमें जो है ये डीप क्लेफ्ट लाइक रीजन जो है वो देखने को मिलते हैं, जो डिवाइड करता है सेरिब्रम को इस लॉन्गिट्यूडनल वे में, इसको डिवीजन करता है उसका, जो कि एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट में उसका डिवीजन होता है। जब हम ब्रेन को देखते हैं अपने, तो इस तरह से हमें डिवीजन एक देखने को मिलता है, एंड दैट इज लाइक अ डीप क्लेफ्ट। कैसा है ये? डीप क्लेफ्ट की तरह है, जो कि ब्रेन को उसके लेफ्ट और राइट पार्ट्स में डिवाइड करता है। ब्रेन के भी कौन से पार्ट को? उसके सेरिब्रम को। तो सेरिब्रम हमें लॉन्गिट्यूडनली 2 हाफ्स में देखने को मिलता है, एक 1 हाफ हो गया लेफ्ट और दूसरा हाफ हो गया राइट। सर यहाँ पे इसको हम, क्लेफ्ट होगा मतलब किसका बेटा? क्लेफ्ट बेटा, दिस इज द रीजन, यू नो लाइक दिस, एक डीप क्लेफ्ट जो है देखो अंदर तक उसको डिवाइड कर रहा है बेटा इस तरह से। जैसे कर दो आएंगे। हाँ, ये उसको बोलते हैं लाइक अ क्लेफ्ट। जैसे हमने कोई पार्ट लगा दिया हो बेटा, क्लेफ्ट लगा दियो हमने किसी चीज को डिवाइड करने के लिए। जैसे मान लो कि मैंने 2 लोगों को डिवीजन कर दिया, मैंने कहा आप इस तरफ रहोगे और आप इस तरफ रहोगे, और मैंने बीच में दीवार कर दी, मैंने बीच में कोई एक डिवीजन कर दिया उनके बीच में दोनों के, तो मैंने एक क्लेफ्ट लगा दी कि आप इधर नहीं जाओगे और आप इधर नहीं जाओगे, आप दोनों अपने अपने पार्ट में रहोगे। इस तरह से बेटा डीप क्लेफ्ट जो है हमें देखने को मिलती है, जो डिवाइड करती है सेरिब्रम को लॉन्गिट्यूडनली 2 हाफ्स के अंदर। इसको हम लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं, एक राइट पोर्शन और दूसरा लेफ्ट पोर्शन। बच्चों उसके अलावा यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। एक वर्ड आता है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या होता है ये कॉर्पस कैलोसम? बहुत सारी नर्व्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी, कि भाई नर्व्स जो निकलती हैं, यहाँ एक ट्रैक है नर्व्स का। अभी मैंने शुरुआत में बताया आपको कि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन जो है या नर्व्स जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ब्रेन को घेरे रखती हैं। तो एक ट्रैक जो है, ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर इज कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसम, जो कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्पस कैलोसम? नंबर 1, दैट इज अ ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर। क्या है ये? अ ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर, अ ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर नंबर 1, जिसको हम कॉर्पस कैलोसम बोल रहे हैं, विच कनेक्ट्स टू हेमिस्फेयर्स। कौन कौन से हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट कर रहा है ये कनेक्ट कर रहा है लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर को। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? आप लोगों को क्वेश्चन देंगे, आपके क्वेश्चन आएगा कि विच पार्ट और विच कनेक्ट द लेफ्ट एंड द राइट हेमिस्फेयर्स। और क्वेश्चन कैसे जनरेट हो सकता है ऐसे कि लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द हेमिस्फेयर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एक यहाँ से जनरेट हो गया, कनेक्ट करने को ले, कनेक्ट करने से आपका एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे जनरेट हो गया। तो ये आंसर भी हो गया आपका, और ये क्वेश्चन भी आप लोग इसको समझेंगे इस तरह से। उसके अलावा जब हम देखते हैं तो ये पार्ट्स आपको कुछ देखने को मिलते हैं इसके फोर ब्रेन के, जो पोजीशन है फोर ब्रेन की, नीचे की तरफ हाइंड ब्रेन हो गया, यहाँ मिड ब्रेन हो गया आपका। तो ये सिर्फ आपका जो डायग्राम है ये बताने के लिए लगाया गया है कि यहाँ पे हाइंड ब्रेन कहाँ पे है, मिड ब्रेन कहाँ पे और फोर ब्रेन कहाँ पर है। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है और हाइंड ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम, ये ध्यान रखिएगा। दोनों ही सेम वर्ड्स होते हैं। कई बार बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं,
वो सेरिब्रम को सेरिबेलम बता देते हैं और सेरिबेलम को सेरिब्रम बता देते हैं एज अ फंक्शनिंग में भी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फोर ब्रेन जब हम बात कर रहे हैं तो फोर ब्रेन सेरिब्रम को रिप्रेजेंट करता है। कैसे याद रख सकते हैं कि जैसे आप जब भी फोर ब्रेन पढ़े तो सेरिब्रम हमेशा उसके साथ जोड़े, अटैच करें सेरिब्रम वर्ड को फोर ब्रेन के साथ जोड़े चले जब भी आप पढ़े, तो कंफ्यूजन नहीं होगी कभी भी आपको, क्योंकि सेरिबेलम और ब्रम दोनों के ही फंक्शन भी अपने अलग अलग होते हैं और दोनों ही डिफरेंट पार्ट्स के या डिवीजन को बिलोंग करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें कई और रीजंस जो देखने को मिलते हैं इस ब्रेन के अंदर। तो सेरिब्रम जो है आपका फॉर्म कर रहा है एक मेजर पार्ट को ह्यूमन ब्रेन के, and a deep cleft divides cerebrum longitudinally into two halves, which are termed as the left and the right cerebral hemisphere. जब किसी भी हम एनाटॉमी की बात करते हैं ना, तो आप लोग दो पार्ट्स जरूर पढ़ोगे हमेशा, एक जैसे कॉर्टेक्स और दूसरा आप पढ़ोगे मेड्यूला। शायद आप लोगों ने पहले भी कभी सुना हो कॉर्टेक्स और मेड्यूला रीजन। जब भी हम किसी कॉर्टेक्स पार्ट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कई आपका पार्ट आ सकते हैं कॉर्टेक्स, तो जब भी हम दो पार्ट्स आप लोग हमेशा सुनोगे, एक सुनोगे कॉर्टेक्स और एक सुनोगे मेड्यूला। जब भी आप एनाटॉमी को डिस्कस करोगे बच्चों, तब आप दो पार्ट्स को जरूर सुनोगे। यहाँ जो कॉर्टेक्स है वो हमेशा आउटर पार्ट के लिए आता है। कोई भी जब हम बात करते हैं आउटर पार्ट की, तब उसके लिए कॉर्टेक्स वर्ड यूज होता है जब हम एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं, या फिर किसी आउटर लेयर के लिए यूज होता है। और मेडुला जो होता है हमेशा वो इनर पार्ट को या फिर इनर लेयर को रिप्रेजेंट करता है। इनर पार्ट को या फिर इनर लेयर को जो है मेडुला पॉइंट रीजन डिनोट करता है या शो करता है उसको, जब भी आप एनाटॉमी की बात करोगे सिर्फ तभी। जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ोगे इस पार्ट से रिलेटेड, आप एक वर्ड पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो एक आउटर रीजन होता है। तो अब आप इसको देख के समझ ही गए होंगे कि भाई कॉर्टेक्स वर्ड ऐड हुआ है तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, किसी आउटर पार्ट की बात हो रही है, किसी आउटर लेयर के बारे में बात हो रही है। तो जब भी हम ब्रेन की लेयर्स को देखते हैं, तो ब्रेन की लेयर्स में हमें जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो एक आउटर लेयर को रिप्रेजेंट करती है, कवरिंग की तरह होती है, लाइक अ कवरिंग। लेकिन बेटा यहाँ पे हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। अब हम एनाटॉमी पे आ गए तो ये ब्रेन के पार्ट को ही हम इसको बोलेंगे। कवरिंग तो खैर करेगी, इसके साथ भी नर्व्स अटैच्ड होंगी, इसके साथ भी जो वेसल्स वगैरह हैं दूसरी वो भी अटैच्ड होंगी। तो ये अब हम अंदर उसके पार्ट में आ गए हैं। अब हम स्पेसिफिकली ब्रेन की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि जैसे हमने मेनिंजाइज पढ़ी थी डिफरेंट, तो वो अलग अलग लेयर्स हो गए उसकी। तो ये एक उसका पार्ट है, स्पेसिफिक सेरिब्रल पार्ट है उसका। उसके अलावा जब आप ब्रेन को देखते हो तो उसके अंदर कई रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं व्हाइटिश रीजन होता है हमारे ब्रेन में, ग्रेइश रीजन हमारे ब्रेन के अंदर होता है, राइट, कुछ इस तरह से। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है आउटर लेयर होती है ब्रेन की, ये बात हमें पता है। इस एरिया में बहुत सारी सेल बॉडीज होती हैं न्यूरॉन की, जो कंसंट्रेटेड होती हैं एक जगह, और जिनकी वजह से जो ग्रेइश अपीयरेंस या फिर एक ग्रेइश मैटर जो है हमें ब्रेन का देखने को मिलता है। तो यानी कि जो कॉर्टेक्स रीजन हुआ, कॉर्टेक्स रीजन ब्रेन का कैसा हुआ, आउटर रीजन, आउटर पार्ट, आउटर रीजन, और कैसा हुआ वो, ग्रे कलर का हुआ, ग्रेट। ठीक है। इस एरिया में बहुत सी सेल बॉडीज होती हैं न्यूरॉन की। क्या प्रेजेंट होती हैं, सेल बॉडीज होती हैं न्यूरॉन की, जो इसको ये अपीयरेंस प्रोवाइड कराने में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा ग्रेइश मैटर, व्हाइटिश मैटर ब्रेन का जो अलग अलग देखने को मिलता है। ये इन्होंने एक डाइसेक्शन कर दिया, इसका डिवीजन कर दिया इंटरनली। डाइसेक्शन से मेरा मतलब है कि उसका पार्ट्स कर दिए। पार्ट से मतलब कि उसको इस तरह से कट कर दिया इन्होंने। ऐसे मान लीजिए कि ऐसे जब इसको कट किया तो कट करने पे उन्होंने देखा कि उसके जो अंदर हमने जब बात की तो वहां पे हमें ग्रेइश और व्हाइटिश मैटर जो है देखने को मिला। इनर पार्ट जो होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, उसमें कई जो है मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स कवर्ड होते हैं माइलिन शेथ के साथ। मेडुलेटेड नर्व फाइबर जो है माइलिनेटेड शेथ के साथ जो है वो
बने होते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से ये व्हाइट मैटर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे माइलिनेटेड शेथ जो है हमें, या माइलिनेटेड लेयर जो है हमें, माइलिन की जो शेथ है वो देखने को मिलती है। तो माइलिन शेथ होने की वजह से इसका कलर जो है हमें व्हाइटिश अपीयरेंस होता है अंदर से जब हम इसको देखते हैं। उसके अलावा इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन के अंदर, हम पूरे कॉर्टेक्स की ही बात कर रहे हैं, इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर कई ये फोल्डेड स्ट्रक्चर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये कई फोल्डेड स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को आपके इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलते हैं। कुछ वैसे अपीयरेंस है, मैं सिर्फ रिलेट कर रहा हूँ, हालांकि ये अलग है वो अलग है, जिसको हम गायरे का नाम देते हैं। गायरी एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है, नथिंग मच, दिस इज जस्ट अ फोल्डेड स्ट्रक्चर, जो कि हमें इसकी एनाटॉमी में ये देखने को मिलता है। इसकी शेप जो है बेंड्स की तरह, कर्व्स की तरह हमें देखने को मिलती है इन गायरी की, कि किस तरह से फोल्डेड है ये। और गायरी के स्ट्रक्चर जो है वो क्या बनाते हैं, वो एक ग्रूव बनाते हैं जिसको हम सल्की का नाम देते हैं, राइट। तो ये कई इसके अंदर सुपरफिशियल ग्रूव्स होते हैं और कई जो है वो डीप ग्रूव हमें देखने को मिलते हैं अंदर स्ट्रक्चर। ग्रूव इज नथिंग मच, इज जस्ट अ स्ट्रक्चर, कि जो ये आपस में मिल रहे हैं यहाँ पे, ये जो पार्ट्स हैं, दीज आर द ग्रूव्स, ये जो रीजन्स हैं ये ग्रूव्स हैं। जितने भी जो पार्ट्स ये मिल रहे हैं यहाँ पे, गायरी जो मिल रहे हैं, ये एक तरीके के स्ट्रक्चर हैं। तो जब भी आप ब्रेन के इस पार्ट को देखेंगे आगे से, आज से, तभी आप उसको बोलेंगे कि दैट इज अ रीजन ऑफ गायरी रीजन। उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें व्हाइटिश रीजन मिलेगा, उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें ग्रेइश रीजन देखने को मिलेगा। आप इस तरह से उसके पार्ट्स की स्टडी करेंगे। ये जितने भी जो गायरी हैं ये कुछ इंडेंटेशंस को क्रिएट करते हैं। इंडेंटेशन इज लाइक कई जो है उसके शेप्स बनाती हैं, उसको इंडेंटेशंस वर्ड बोलते हैं, राइट। और उसके अलावा फिर से बता दीजिए। हाँ बेटा पूछो, कुछ कहा आपने? गायरी फिर से बता दीजिए। गायरी, हाँ बेटा, देखिए हम कॉर्टेक्स रीजन की बात कर रहे हैं बच्चा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन की, ये पूरे रीजन की बात कर रहे हैं। बाहर से हमें ऐसा दिख रहा है बेटा, जब हम इसको कट कर रहे हैं तो हमें अंदर से व्हाइटिश और ग्रेइश मैटर देखने को मिल रहा है। वो माइलिनेटेड शेथ और ना प्रेजेंट होने की वजह से व्हाइटिश हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ कई सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है न्यूरॉन की ग्रेइश मैटर में। गायरी जो रीजन होता है, गायरी जो पार्ट है, एक वाइट अपीयरेंस से अगर हम बाहर की तरफ जाते हैं, ये वाइट अपीयरेंस जो हमें देखने को मिलती है रीजन की, जो वाइट मैटर जिसको हम बोल रहे हैं, यहाँ कई जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन करते हैं ये फोल्डेड स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर। इस तरह से ये फोल्डेड स्ट्रक्चर ऐसे मिलेंगे हमें सारे जितने भी ये, और ये मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है मिले हुए नहीं है, सभी मिले हुए हैं इस तरह से। तो ये सारे पार्ट्स हमें जो है इस तरह से देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे। तो दीज आर द गायरी, ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है। सो ये कई इंडेंटेशंस को क्रिएट करते हैं, मैंने कहा, जिसको हम सल्की का नाम देते हैं। सल्की इज लाइक अ इंडेंटेशंस। इंडेंटेशन से मेरा मतलब है एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को लेके, क्योंकि ये हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडेंटेशन जो वर्ड है ये एक एनाटॉमिकल वर्ड है, ये एनाटॉमी से रिलेटेड है। एनाटॉमी का मतलब, इंडेंटेशन का मतलब कि जैसे कि कुछ स्मॉल होलो स्ट्रक्चर हम इसको बोल सकते हैं। दीज आर स्मॉल होलो स्ट्रक्चर, और इनकी वजह से इन स्मॉल होलो स्ट्रक्चर जो है ये कोई स्पेसिफिक जो है शेप प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, या फिर बच्चों को एक कर्व प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कर्व लाइक शेप है, कर्व्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये बैंड प्रोवाइड कर रहा है, बैंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर। तो ये वर्ड आता है इंडेंटेशन से। तो ये गायरी में हमें देखने को मिलता है। जब ये गायरी है, जितने भी जो गायरी हैं सारे, ये सब गायरी हैं, ये सभी गायरी हैं, और ये मिलकर सल्की बना रहे हैं, ग्रूव्स, एक लाइक इट्स लाइक अ ग्रूव। अब कई ग्रूव ऐसे हैं जो ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल रहे हैं, पार्ट जो हैं, कई ऐसे हैं जो इंटरनली डीप क्लेफ्ट या डीप अंदर हमें देखने को मिलते हैं, कई डीप ग्रूव्स हैं, कई ऊपर सुपरफिशियली ग्रूव्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो उसको सेपरेट कर रहे हैं। ये पार्ट होता है इसके अंदर गायरी रीजन का, राइट। तो जो फंक्शन है जितना भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, बहुत सारे फंक्शन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, जितने भी जो फंक्शंस की आप लोग बात करेंगे इस रीजन की, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमें क्या कहता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स भाई हमारे जो प्रोसेसिंग होती है सेंसरी इंफॉर्मेशन की, उसको कंट्रोल कराने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रोसेसिंग, सेंसरी
सर सर आपने अभी तक क्या पढ़ा दिया सर? नेटवर्क इशू के कारण मैंने अभी ज्वाइन किया है। बेटा अभी तक हमने जो डिस्कस किया है कुछ बेसिक बातें, सबसे पहले तो हमने ब्रेन के बारे में सीखी, और बेटा उसके बाद हमने ये देखा कि ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। उसके बाद बेटा हमने बात की 4 ब्रेन की, और बेटा 4 ब्रेन के अंदर हमने बात की अभी ठीक है। ओके सर। तो बच्चे इसके बाद सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी साइड। देखो सबको अगर ब्रेक होने लगे ना तो बताना मेरे को, अगर आपकी तरफ से हो रही है सिर्फ तो बेटा एक बार नेटवर्क चेक करना बच्चे। देखिए फंक्शन जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई मेजर जो एक फंक्शन है वो प्रोसेसिंग, उसका जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उनको प्रोसेस करना, कंट्रोल करना मोटर फंक्शंस को। मोटर फंक्शन जितने भी हैं कंट्रोल मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन जानते हैं? मोटर फंक्शन जानता है कोई? सर हम जो हाथ से करते हैं हाँ, जैसे कि सर मूवमेंट होना, सर मूवमेंट ऑफ मसल। मूवमेंट कराना, बिल्कुल ठीक। इन जैसे कई मोटर सिस्टम कंटेन करता है ब्रेन, उसके कई अलग अलग मसल कहते हैं ना मिलते हैं। हाँ, मसल्स, जैसे आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो किसी चीज का, आप अपना हाथ हिला रहे हो, आप अपना हाथ चला पा रहे हो, वो सभी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिनका रिजल्ट जो है वो स्टिमुलेशन से निकल रहा है मोटर न्यूरॉन के, वो सभी ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल्स हो गई, वो सभी मोटर फंक्शन होते हैं बेटा। मेरे को हाथ से लिखना है, मैं लिख पा रहा हूँ, ये मोटर फंक्शन ही तो है। मैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉलेंट्री फंक्शन ही मोटर फंक्शन होंगे, इनवॉलेंट्री फंक्शंस भी मोटर फंक्शंस के अंदर आते हैं आपके कई, ठीक है। तो ये कंट्रोल कर रहा है, मोटर फंक्शन को कंट्रोल करता है आपके जितने। इसका मीनिंग ढंग से नहीं आया समझ में, मोटर फंक्शन। हाँ बेटा, आपने आप लिख रहे हो किसी चीज को, आपने लिखा, सर आपकी तो ये वॉइस ब्रेक हो रही है। आप जैसे किसी चीज को लिख रहे हो, ठीक है, आप Yes. किसी चीज को लिख रहे हो, वो लिखना आपका मोटर फंक्शन के अंदर आ गया, ठीक है। बहुत से वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री फंक्शन जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे वो सभी आपके मोटर फंक्शंस के अंदर आते हैं। वॉकिंग हो गया, टॉकिंग हम लोग कर रहे हैं, थिंकिंग हम लोग कर रहे हैं। अब मैंने बोला कि बेटा आपको ये काम करना है, तो आप सोच रहे हो उस चीज को लेके कि अच्छा मुझे इस तरह से काम कर रहा है, मोटर फंक्शनिंग हो गई। मैंने कहा कि बेटा चलो 2 पेज फटाफट से लिख के दिखाओ, ब्रेन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिख के दिखाओ मेरे को 200 वर्ड्स का। तो आपने कहा अच्छा सर ने 200 वर्ड्स बोले तो मैं 200 वर्ड ही लिखूं, मैं क्यों 20,000 वर्ड लिखूं, मैं तो नहीं लिखता, सर ने 200 वर्ड बोले मैं 200 वर्ड ही लिखूंगा। मोटर फंक्शनिंग चल रही है, रेस्पॉन्ड बिल्कुल ठीक चल रहा है, वो सारा। अच्छा मैंने कहा कि बेटा आपको ब्लू पेन से लिखना है, अच्छा ठीक है, आपके सामने 20 तरह के पेन्स हैं और आपको उसमें से चूज करना है, अच्छा ब्लू पेन कौन सा है, तो वो अच्छा मैंने ब्लू पेन उठा लिया, और ब्लू पेन उठा के अब मेरा काम क्या है, मेरे को ब्रेन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। मोटर फंक्शन जो कंट्रोल जितना भी आपके जो देखने को मिल रहा है वो सभी सेरिब्रल कॉर्टेक्स से हमें देखने को मिलता है मोस्टली। समझ आया बेटा मोटर फंक्शन का मतलब? यस। तो ये मोटर फंक्शन हमें बताता है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ये 2 फंक्शंस ही ऐसे इसके हैं, ऐसा नहीं, सेंसरी इंफॉर्मेशन तो है ही, कंट्रोल कर रहा है जितने भी जो आपका मोटर फंक्शन है, उसके अलावा परफॉर्म करता है कई हायर ऑर्डर फंक्शंस। जैसे कि आप लोगों ने रीजनिंग सुना होगा सभी ने, जो आपकी तार्किक शक्ति होती है, यस है ना, सर। सोच समझ के काम करना, रीजनिंग जैसे। उसके अलावा आप कोई क्विज जैसे खेल रहे हैं या फिर आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्व मैथमेटिक्स में, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जितने भी जो फंक्शंस हैं आपके वो सभी इसी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ये सभी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शंस हैं, राइट, ये सभी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शंस होते हैं, ठीक है जी। ये सभी फंक्शंस हो गए उसके जो ये परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें कई और पार्ट्स जो इसके अंदर देखने को हाँ देख लो इसको। तो सेरिब्रल पॉइंट क्या लिखा है? रीजनिंग बेटा, रीजनिंग तार्किक शक्ति, सोच समझ के काम करना, रीजनिंग होता है ना, एनालिसिस करना सारी चीजों का। उसके बाद तो ये सेरिब्रल जो आपका हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर की
बात चल रही है, कॉर्टेक्स रीजन की बात चल रही है, तो ये प्रेजेंट होता है 3 टाइप्स के फंक्शनल एरिया में। 3 टाइप के इसके फंक्शनल एरियाज होते हैं, जैसे कि एक होता है आपका सेंसरी एरिया। इसके अंदर एक हमें सेंसरी एरिया देखने को मिलता है, सेंसरी एरिया। अब सेंसरी एरिया आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, सेंस करना, रिसीव करना किसी भी इम्पल्स को, कहां से, किसी भी रिसेप्टर ऑर्गन से। वेरी गुड, रिसेप्टर ऑर्गन से उनको लेना। उसके अलावा बेटा इसके अंदर एक होते हैं एसोसिएशन एरियाज। एसोसिएशन एरियाज, एसोसिएशन एरियाज जो होते हैं जितने भी, ये आपके उस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के वो एरियाज है जो कि ना तो आपके सेंसरी एरिया को बिलोंग करेंगे, और ना ही जो इसका एक तीसरा पार्ट होता है जिसको हम मोटर एरिया बोलते हैं उसको बिलोंग करेंगे। तो इसके 3 पार्ट्स, एसोसिएशन एरिया और सेंसरी एरिया। तो एसोसिएशन एरिया जो होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, ना तो वो मोटर एरिया से रिलेट कर रहा है, ना ही वो आपका सेंसरी से रिलेट कर रहा है। ठीक है, ये जो एरियाज होते हैं ये आपके रिसीव करते हैं और एनालाइज करते हैं, जितने भी जो एनालिसिस का प्रोसेसिंग है उसके लिए फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये एरिया। सो रिसीव एंड एनालाइज लाइज सिग्नल्स। ठीक है जी, तो ये उनके लिए काम कर रहे हैं। तो आपकी जो एरियाज हैं ये, जैसे कि आप सीख रहे हैं किसी चीज को, एसोसिएशन एरियाज जो है, जैसे हम लोग सीख रहे हैं किसी चीज को, पहली बार देखा हमने, और हमने किसी मोटर को देखा लेट सपोज, और हम देख रहे हैं किसी मशीन को कि वो फंक्शनिंग किस तरह से कर रही है। हमने देखा कि पहले हमने प्लग ऑन किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, उसके अंदर चार्ज किया, फिर उसने रोटेट करना स्टार्ट किया, फिर उसके अंदर कोई मैग्नेट्स लगे हुए हैं, मैग्नेट्स की वजह से फोर्स जनरेट हुआ, फोर्स जनरेट होने की वजह से उसने रोटेट करना स्टार्ट किया, फिर उसकी फंक्शनिंग होगी, मतलब इस तरह से। तो बेसिकली आपने उसका पूरी सारी चीजें उस मोटर की सीखी। तो जितना भी जो लर्निंग एरियाज होता है आप लोगों का, वो लर्निंग एरिया किससे रिलेट करता है, इस एसोसिएशन एरिया से रिलेट करता है। आपको किसी चीज का डिसीजन लेना है, आपको डिसीजन लेना है कि मैं आप रोड क्रॉस कर रहे हो, कई बार ऐसा होता होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि हम गाड़ी हमारे सामने आ रही है और कई बार हम स्टक हो जाते हैं, आगे नहीं जा पाते, पीछे नहीं जा पाते, हम वहीं पे स्टक हो जाते हैं। यस सर, रुके और रहने ज्यादातर रुके रह जाते हैं कई बार, हालांकि हमें क्या करना था, गाड़ी हमारे से बहुत दूर है अभी, लेकिन हम उस सोच समझ में रह जाते हैं, तो कई बार हम डिसीजन नहीं ले पाते ठीक से। तो ये जो एरियाज होते हैं ये आपके डिसीजन मेकिंग में आपको सपोर्ट करते हैं। जितने भी जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन लेने में आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी, डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। और भी बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैं जैसे लिख रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, राइटिंग है, बोलना है, ये सभी जो है वो इसके अंदर आते हैं। जैसे चलना हुआ, वो सभी एसोसिएशन एरियाज के अंदर आते हैं आपके, राइट। तो उसके अलावा जब हम मोटर एरियाज के बारे में बात करते हैं, तो हमारी जो मसल्स की जो मूवमेंट होती है, राइट, अभी जो हमने डिस्कस भी किया इसके बारे में, तो जितनी भी जो मूवमेंट होती है मसल्स की, वो कंट्रोल करते हैं ये, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ मसल्स, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ मसल्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये कंट्रोल तो कर रहा है। उसके बाद हमने जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, आप लोगों ने लोब्स सुने होंगे कि हमारे ब्रेन में कई लोब प्रेजेंट होते हैं, लोब्स प्रेजेंट होते हैं, यस सर। और उनकी Yes, sir, अलग अलग sir. लोकेशन होती है और काफी फंक्शंस भी उन सभी लोब्स के होते हैं। जैसे कि फ्रंटल लोब है, जैसे कि पेरिएटल लोब है, जैसे कि ऑसिपिटल लोब है, टेम्पोरल लोब। राइट, बिल्कुल। तो ये 4 टाइप से हम लोग देखते हैं बच्चों। ठीक है, 4 टाइप्स हम लोग इसके पढ़ेंगे। जैसे कि आपके इस पार्ट में फ्रंटल लोब, अब फ्रंटल नाम से समझ आ रहा है, तो फ्रंट मतलब जो फ्रंट में प्रेजेंट होगा, फ्रंटल लोब। ऑसिपिटल लोब दूसरा जो हम यहाँ पे देखते हैं, ऑसिपिटल लोब। जितनी भी अब यहाँ से इसका जो कनेक्शन होता है ना ब्रेन के साथ, ब्रेन में तो है कि आई के साथ इसका कनेक्शन जो हमें देखने को मिलता है, रेटिना के साथ, बिल्कुल। तो ये विजुअल इंफॉर्मेशन जितनी भी हमारी होती है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि पेरिएटल लोब जो होता है, हमारी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उनको कलेक्ट कराने में
ये लोब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको प्रोसेसिंग कराने में सेंसरी इंफॉर्मेशन की ये लोब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेम्पोरल लोब नीचे की तरफ, आपको ये लोकेशन पता होनी चाहिए इनकी। हाथ लगा के सभी लोग अपने अपने पार्ट्स में, अपने अपने जो ब्रेन जो पार्ट है आप लोगों का स्कल का, उसको टच करके आप लोग देखें। ये आपका ईयर वाला रीजन हो गया यहाँ पे, दैट इज अ रीजन ऑफ द ईयर, ये हमारा ईयर रीजन हो गया। तो इसके पास प्रेजेंट होता है टेम्पोरल लोब, राइट। आपके सामने की तरफ आप देखेंगे तो फ्रंटल लोब हो गया। पेरिएटल लोब आपके बिल्कुल टॉप पे, एकदम एकदम सेंटर जिसको हम बोलते हैं ऊपर की तरफ, वहां पे पेरिएटल लोब जो है प्रेजेंट होता है। और पीछे की तरफ जब हम बात करते हैं, पीछे की तरफ हमारा ऑसिपिटल लोब जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोब्स। फिर आपने लोब का मतलब उसका क्या बताया था, मीनिंग लोब्स का क्या होता है वैसे? लोब बेटा इट्स एन स्ट्रक्चर, इट्स एन पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज एन पार्ट। ओके। हाँ, तो ये उस तरह से हमें फिर 4 पार्ट जिनकी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन जो है हमें देखने को मिलती है। सो फर्स्ट पार्ट जैसे कि जो फ्रंटल लोब्स हमारे हो गए, इसको हम आपका जो प्री मोटर एरिया के नाम से भी इसको जानते हैं, और मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन, मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन भी हम इसको बोलते हैं, मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन, मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन। सो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन जहाँ पे हम इसको देखते हैं। और ये जो लॉब्स है ये फंक्शन करता है आपके जो वॉलेंट्री मसल मूवमेंट होती है उनको कराने में, वॉलेंट्री मसल मूवमेंट। अब वॉलेंट्री मसल मूवमेंट कौन सी होंगी? जो भी सर मसल जो हम मूवमेंट कंट्रोल कर सके, जो आप कंट्रोल कर सके, मूवमेंट्स। हाँ बिल्कुल, जो आपकी विल पावर के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करें। मुझे लिखना है, मुझे कहाँ तक लिखना है, मुझे कितना लिखना यस सर। है, वॉलेंट्री सर मसल। मोटर वही होती है ना बिल्कुल सर, वॉलेंट्री। बिल्कुल। उसके अलावा अगर मैं इसमें फंक्शन की बात करूं तो ये आपके जैसे डिसीजन मेकिंग की हम लोग बात कर रहे थे, तो वो इस फ्रंटल लोब से ही रिलेट करता है। जैसे मेमोरी की हम लोग बात कर रहे थे, तो अगर किसी के इस फ्रंटल लोब पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो मेमोरी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा आपकी जो सोचने की समझना है, जो थिंकिंग है, गुड थिंकिंग भी इसी से रिलेट करती है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, हम किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, हमारा काम हमें किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से ख़त्म करना है, वो सभी फ्रंटल लोब से। आप बड़े से बड़े काम की प्लानिंग करते हो, राइट। आप अपनी स्टडीज़ की प्लानिंग कर रहे हो, आप अपने किसी भी XYZ काम की कोई भी इंडिविजुअल प्लानिंग कर रहा है, वो सभी इसी के अंदर आती है। वो प्लानिंग वाला जो पोर्शन है वो इसी के अंदर आता है कि हम बोलते हैं ना चलो भाई प्लान करो, तो प्लान करो तो वो फंक्शनिंग जो स्टार्ट हो रही है कहाँ पे हो रही है, उस फ्रंटल लोब के अंदर स्टार्ट हो रही है। तो प्लानिंग इससे रिलेटेड है। मेक डिसीजन जो आप ले रहे हो कि अच्छा प्लानिंग कर ली हमने, अब हमें काम इस तरह से करना है, पहले ये वाला काम करना है और बाद में हम ये वाला काम करेंगे, मुझे इस तरह से अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। तो डिसीजन जो आप लोग लेते हो, डिसीजन मेकिंग जितना भी है आप लोगों का, वो इसी फ्रंटल लोब से रिलेट करता है, राइट। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा जो वर्ड आता है यहाँ पे, जो पेरिएटल लोब्स हमें बताता है। पेरिएटल लोब यानी कि थोड़ा सा और ऊपर की तरफ, कहाँ पे? ऊपर की तरफ, बिल्कुल। जब हम सेंटर में बात करते हैं तो पेरिएटल लोब की पोजीशन आती है। तो दैट इज अ प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो प्रोसेसिंग जितनी भी हो रही है सेंसरी इंफॉर्मेशंस की, वो सभी इस पेरिएटल लोब से होती है। बहुत सारी इसमें सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स रीजन, जो कि आपके जितनी भी जो टच जो सेंसेशंस होती है, आपने किसी चीज को टच किया, आप टच करके पता लगा पाते हो कि ये कैसा है, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये मेरे लिए हार्मफुल है। टच करके भी कई बार आप पता लगा सकते हो। और आपने, या फिर आप किसी ऐसी कोई इंजरी, जैसे कि आप टच करके पता लगा रहे हो कि नहीं यार नहीं, ये मेरे को इंजर्ड कर सकता है, ये पार्ट जो है, कोई शार्प चीज है, कुछ भी हो सकता है। वो सभी जो टच वाले जितने भी जो इंफॉर्मेशन है वो सभी पेरिएटल लोब से रिलेट करती है। तो इसके लिए हम जो वर्ड बोलते हैं कि ये हेल्प करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन। जितने भी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है
उनको प्रोसेस करता है ये। सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स क्या होता है? सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स का मतलब होता है बेटा जो आपकी यही सेंसरी रीजन से रिलेट कर रहा है आपका। सोमैटो मतलब कि जो जनरेट हो रही हैं, जो ओरिजिनेट हो रही हैं आपकी, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी चीज को आपने टच किया, तो टच करते ही आपकी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो गई। पहले से नहीं थी वो तब हुई है जब आपने उस ऑब्जेक्ट को टच किया है, तो उसको बोलते हैं सोमैटो सेंसरी। जो जितनी भी जो आपकी सेंस होती है, जो सेंसेशन है, जैसे कि कोई प्रेशर हो गया किसी चीज का, आप पेन किसी चीज का ले रहे हो, आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, आपको हॉट लग रहा है वो, तो वो सोमैटो सेंसरी प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है उस रीजन में। किसी भी पार्ट में हो सकती है बॉडी के हमारे, ये किसी इवन कहीं भी कि जो जहां जहां आप लोग टच करके सेंस करके पता लगा सकते हो, वहां वहां आपकी सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स या सोमैटो सेंसरी जो सेंसेशन है वो स्टार्ट हो गई है, उसको बोलते हैं सोमैटो रीजन। तो ये प्रोसेस करता है सारी की सारी सेंसरी इंफॉर्मेशंस को, पेरिएटल लोब जो होता है, राइट। तो टच सेंसेशन जो मेजरली हमने जो इसमें बात की टच सेंसेशन की, तो टच सेंसेशन इसके अंदर एक मेन है, ठीक है जी, टच सेंसेशन। उसके अलावा तीसरा जो लोब आता है यहाँ पे आपका, वो आता है ऑसिपिटल लोब, राइट। ऑसिपिटल लोब जो रिसीव करता है और प्रोसेस करता है जितनी भी जो आपकी विजुअल इंफॉर्मेशंस होती हैं रेटिना की, ठीक है। क्या करता है ये? दैट इज रिलेटेड टू द विजुअल इंफॉर्मेशन, visual information from the retina, from the retina। तो यानी कि देखने में रिस्पॉन्सिबल है ये, रिसीव करने में responsible in receiving, सर एक बार जरा इसी बात वो कर देना पीछे। हाँ, एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो रिसीव करने में और प्रोसेस करने में हमारी विजुअल इंफॉर्मेशंस को हेल्प करता है ऑसिपिटल लोब। इसलिए उसकी लोकेशन भी देखिए, जहाँ पे रेटिना हम लोग पढ़ते हैं वहीं पे उसकी जो पोजीशन थी वो हमें देखने को मिली थी। ओके सर। ठीक है जी, तो ये एक फंक्शन जो है हमें देखने को मिलता है। तो ऑसिपिटल लोब, उसके अलावा हमारा एक स्मॉलेस्ट, उन चारों में से स्मॉलेस्ट लॉब होता है ये भी ध्यान रखिएगा, ये कि स्मॉलेस्ट लॉब होता है इन चारों में, ठीक है। तो लार्जेस्ट कौन सा हो सकता है? पोजीशन आपको दिखाई दी ना, लार्जेस्ट लोब कौन सा हो सकता है? फ्रंटियल लोब। फ्रंटल लोब। पोजीशन देखिए ना हमने, फ्रंटल लोब जो होता है वो लार्जेस्ट लोब होता है, बिल्कुल परफेक्ट। यस सर। पोजीशन के अकॉर्डिंगली आपने देखा कि उसका साइज कहाँ पे किसकी पोजीशन है शुरुआत में पिक्चर में, उसके अकॉर्डिंगली। तो ये स्मॉलेस्ट लोब एक हमारा होता है। देन फिर आता है आपका ये टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब जो है ये हमें क्या बताता है बच्चों? टेम्पोरल लोब जो है पूरा का पूरा इंक्लूड होता है कई सारे पार्ट से। बच्चों बहुत सारे पार्ट्स होते हैं आपके ब्रेन में, जैसे हिपोकैम्पस है, अमाइगडाला है, वो सारे पार्ट जो है इस टेम्पोरल लोब्स को बनाते हैं और ये सेंसरी इनपुट देने का काम करता है और ऑडिटरी में हेल्प करता है आपको सुनने में। मेजर जो फंक्शन देखूं तो ऑडिटरी परसेप्शन में अपना रोल प्ले करता है ये। उसके अलावा मेमोरी से रिलेट करता है, मेमोरी इंफॉर्मेशन या मेमोरी को फॉर्मेशन करने में अपना रोल प्ले करता है ये। उसके अलावा हम जो बोल पाते हैं बच्चों, लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज जो होती है हम जो सीख पाते हैं, स्पीच, बच्चों बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं, जो बच्चे बोल नहीं पाते, आपने कभी सुना होगा कि ये कंजेनाइटली कुछ बच्चे बोल नहीं पाते, स्पीच प्रॉब्लम होती है, सुना होगा आप लोगों ने। यस सर। फिर उनमें Yes, sir. वहाँ जो प्रॉब्लम होती है वो टेम्पोरल लोब पे होती है बच्चों,
आपने सुना होगा लैंग्वेज, सभी बच्चे एक जैसा नहीं सीख पाते, या सभी बच्चे, कई बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, सुना होगा आप Yes, लोगों ने। sir. यस सर। बिल्कुल। सर हाँ। डिसलेक्सिया होता है उन्हें। डिसलेक्सिया, परफेक्ट, बिल्कुल मैं वही बताने वाला था अभी आपको। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों कई, ठीक है। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है वो इसी लोब से रिलेटेड होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इन लैंग्वेज जो डिसऑर्डर है, जो जो लिंग्विस्टिक जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो प्रोसेसिंग होती है इन लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशंस की, वो सर स्पेल नहीं कर पाते अच्छे से। स्पेल नहीं कर पाते, ठीक से पढ़ नहीं पाते। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, यस सर। आप लोगों ने तारे जमी पे मूवी का नाम भी सुना होगा, यस सर, सुना वहां है। पे देखा होगा आपने मूवी में ईशान अवस्थी के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, यस राइट। Yes, तो हम ऐसे बच्चों के साथ हम जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कई बार इन चीजों का पता देर से चलता है, और और फिर इन चीजों का जो थेरेपीज की हेल्प से कई बार क्योर हो जाता है, और डिपेंड करता है कि इंजरी, सॉरी इंजरी कह रहा हूँ, प्रॉब्लम कितनी ज्यादा सीवियर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो Yes, ये sir. पर जो हाँ, राइटिंग, सर राइटिंग का जो मतलब वो होता है, वो भी इसी में आता है, टेम्पोरल लोब्स में। हाँ राइटिंग का भी इसी से रिलेटेड होता है, मेमोरी, एक्चुअली मेमोरी से रिलेटेड होता है वो भी, और मेमोरी से रिलेटेड लोब जो है वो आपका टेम्पोरल लोब है। ओके सर सर। कुछ का वो और चलता नहीं है, कुछ हाथ नहीं चलता लेफ्ट हाथ साइड। नहीं चलता ठीक से, ठीक है, और सोच नहीं पाते, फिर तो बेटा फ्रंटल उसमें में फिर भी तो फ्रंटल आते हैं। लोब्स में भी काम करता है, फ्रंटल लोब भी है बेटा। सर देखे हैं सर ऐसे लोग। सर हाँ टेम्पोरल और फ्रंटल में दोनों में मेमोरी आती है। हाँ बेटा, उसमें थिंकिंग, मेमोरी और सर उन्हें थिंकिंग उसमें भी सेम हमने ट्रीट पढ़ा। नहीं करते ना। क्या बेटा? सर ऐसे लोगों को सेम ट्रीट नहीं करते, इक्वल नहीं ट्रीट करते कई सारे हाँ लोग। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जो कई ऐसे जो डिसऑर्डर्स हैं वो बाय बर्थ होते हैं कई बार, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो देखने को मिलते हैं तो वो टेम्पोरल लोब से रिलेटेड होते हैं। फिर कई थेरेपीज होती हैं इनमें, और ऑक्यूपेशनल थेरेपीज होती हैं कई जो इन बच्चों को दी जाती है, और जिसके बाद इम्प्रूवमेंट काफ़ी होने के चांसेस होते हैं, पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि उनकी इम्प्रूवमेंट की जा सके, राइट। तो कई ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या डिजीजेज हैं हमारी जो इन लोब्स से रिलेट करती हैं। उसके बाद जो हम बात करते हैं यहाँ पे डायंसिफिलॉन, ये पार्ट, ये फिगर सिर्फ आपको ये बताने के लिए लगाई गई है कि डायंसिफिलॉन की जो लोकेशन है एक्चुअली वो इसी रीजन में हमें देखने को मिलती है, दैट इज द रीजन ऑफ द डायंसिफिलॉन। बच्चों को पता नहीं होता है कि डायंसिफिलॉन पढ़ा तो है हम, लेकिन अगर हमें उसको स्पेसिफिक लोकेशन अगर कोई देखनी हो तो कहाँ पे वो हमें देखने को मिलेगी। तो ये उसकी एक लोकेशन है जो कि एक थैलेमस रीजन के पास भी है। इसके पार्ट्स हैं एक्चुअली, डायंसिफिलॉन के कई पार्ट्स होते हैं जो आपके थैलेमस और हाइपोथैलेमस रीजन के आसपास हमें देखने को मिलता है ये। यस सर। ठीक है जी। तो डायंसिफिलॉन इज द रीजन ऑफ द ब्रेन दैट रिलेज सेंसरी इंफॉर्मेशन and connects component of the endocrine system with nervous system। अब एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करने का काम करता है उसके कंपोनेंट को नर्वस सिस्टम के साथ। एंडोक्राइन सिस्टम में मेजरली जो हम लोग बात करते हैं बच्चों किसकी करते हैं? सर हार्मोन्स की। हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं बेटा? हार्मोन। हार्मोन। हार्मोन्स। हार्मोन ठीक है, कंप्लेक्स। हाँ बिल्कुल। तो बेटा हार्मोन। उनको उनके साथ कनेक्ट कराने का काम करते हैं ये डायंसिफ्लॉन के जो पार्ट्स हैं। अब सबसे डायंसिफ्लॉन के ज्यादा पार्ट्स होते हैं ना है बेटा? सर, सबसे ज्यादा हार्मोन जब पढ़ते हैं तो सर सबसे ज्यादा एंडोक्राइन के ही होते हैं। हाँ एंडोक्राइन ग्लैंड से ही हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं ना बेटा। तो Yes, डायंसिफ्लॉन, हार्मोन्स तो हाँ होती है एंडोक्राइन ग्लैंड में। हाँ, तो एंडो जो डायंसिफ्लॉन है बेटा ये कई फंक्शन को रेगुलेट करता है। नंबर ऑफ फंक्शन है इसके, जैसे कई हमारी बॉडी के ऑटोनॉमिक फंक्शंस जो होते हैं, कई ऑटोनॉमिक फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। अब आप कहोगे कि सर ऑटोनॉमिक फंक्शंस कौन कौन से हैं? भाई बहुत सारे ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं, जैसे आपके हार्मोन्स का रिलीज होना हुआ, आपकी बॉडी में सेवरल कितने सारे पाल्पिटेशन चल रही है, मतलब आप अलग अलग ऑर्गन सिस्टम, अलग अलग ऑर्गन जो है बेटा अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। तो ये सभी ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप चल रहे हैं। उसके अलावा कई जो आपके मोटर फंक्शंस होते हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं इसमें। डायंसिफ्लॉन के बहुत सारे पार्ट्स हैं। ऑटोनॉमिक फंक्शंस को रेगुलेट करना, रेगुलेट करता है ये, रेगुलेट या कंट्रोल करना या उसको ठीक से चलाना। उसके अलावा
एंडोक्राइन सिस्टम जो अपना काम कर रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा काम कर रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम को काम कराने वाला भी ये डायंसिफिलॉन ही है, ठीक से काम कराना, रेगुलेट करके रखना। बॉडी में कई मोटर फंक्शंस को भी कंट्रोल करने वाला जो है ये आपका डायंसिफिलॉन भी है, राइट। बहुत सारे सेंसरी परसेप्शन जो होते हैं हमारे, वो उसमें अपना रोल प्ले करता है ये डायंसिफिलॉन जो होता है। कई सारे सेंसरी जो परसेप्शंस हमारे होते हैं अलग अलग, उनमें भी अपना रोल प्ले करता है ये डायंसिफिलॉन जो है। देन पार्ट्स जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से फंक्शन जो है कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, हालांकि ये चैप्टर तो आप लोगों का एग्जाम में नहीं आ रहा, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से बनता था इसमें से कि इनके पार्ट्स के फंक्शंस पूछे जाते थे। बट इस बार भी आपका जो टर्म 1 है वहाँ पे ये चैप्टर नहीं आ रहा, टर्म 2 में भी नहीं आ रहा है, तो डिलीटेड पार्ट्स के अंदर है ये। थैलेमस जो है आपका, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस डायंसिफिलॉन सिस्टम। हाइपोथैलेमस दूसरा, फिर पीनियल ग्लैंड्स की हम लोग इसके अंदर बात करते हैं। आपका जितनी भी साइकिल्स होती हैं, हमारी जो स्लीप वेक साइकिल होती है, उस स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करने वाला ये पार्ट है। क्या हम सभी में एक फिक्स स्लीप वेक साइकिल होती है, या सभी की अलग अलग हो सकती है, या किसी सर सबकी अलग अलग हो सकती है। अच्छा, किसके ऊपर डिपेंड करती है स्लीप वेक साइकिल हमारी, किस तरह से चलती होगी? हम जिस तरह से इसको बनाना चाहें, हमारी स्लीप वेक साइकिल वैसी बन सकती है, नहीं बन सकती? यस सर। यस सर, बन सकती है। Yes, सर हमारे हम रूटीन के चाहें ऊपर डिपेंड करती है। हमारे रूटीन के ऊपर डिपेंड करती है। और बच्चों एक चीज और, जो ये अगर बिगड़ी, अगर स्लीप वेक साइकिल किसी की बिगड़ती है, खराब होती है, जैसे कि हम पहले जैसे मान लीजिए कि हम 6 to 8 आवर्स स्लीप लेते हैं, और धीरे धीरे करके हमने 5 से 7 कर दिया, उसके बाद 6 से 5 कर दिया, फिर 5 से 3 कर दिया, पता लगा तो बॉडी में जो, वैसे तो अगर आप यंग हैं तो पता नहीं लगेगा, लेकिन धीरे 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 जितने भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं आपकी, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। कई बार होता है कि हम देर देर लेट नाइट तक हम जाग के काम कर रहे हैं, या फिर हम लेट सो रहे हैं और जल्दी उठ रहे हैं, तो उससे बॉडी की फिजियोलॉजी पे बहुत, यही अगर वो करी इंक्रीज, हाँ इंक्रीज करने पे भी देखो, इंक्रीज सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वॉइस नहीं आई। एंडोक्राइन सिस्टम भी तो फिर उसी तरीके से फंक्शन करेगा ना बेटा। हमारी जो आपने हॉर्मोन्स बीच हैं, में जो जब हम बोला वो- जागते हैं, जब हम जाग रहे हैं, पता लगा हमारा सोने का टाइम 12 बजे है, और हमने 9 बजे डिनर कर लिया था, और उसके बाद हमने 12 बजे हमारा सोने का टाइम है, लेकिन क्या हो रहा है कि अब हम 2 बजे सोते हैं, अब हम 3 बजे सोते हैं। तो क्या इस टाइम पे बॉडी आपकी जाग रही है, जो फंक्शन कर रही है, वो आप जाग के पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या इस टाइम पे बॉडी को एनर्जी नहीं चाहिए? क्या बॉडी में कोई हार्मोन रिलीज नहीं होंगे? क्या जागने की वजह से आपके मेमोरी पे या फिर सिस्टम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसका? तब पड़ेगा। क्या आपके बाकी के जितने भी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, तब पड़ेगा। बिल्कुल। और वो धीरे 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 आपकी जो एडवर्स इम्पैक्ट की इफेक्ट्स की तरफ सर लेके पेन जाता होने रहेगा। लग जाता है क्या होने लग जाता है? सर धीरे धीरे, क्योंकि स्लीप जब हम करते हैं तो सर रिकवर भी करते हैं एक बॉडी, तरह से। स्लीप का मतलब ही रिकवरी है बॉडी की। यस सर, सब पूरी नहीं मिलेगी तो पूरे अच्छे से रिकवर नहीं करेगी, और ज्यादा पेन बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। बिल्कुल सर ये स्लीप स्टेट में सर ऐसा होता क्या है, मतलब जो हम पूरा हो जाते हैं बेटा, हमारा जो ब्रेन है एक्चुअली रुकता तो नहीं है, लेकिन वो रिकवरी कराता है पूरी बॉडी की। बहुत से मेटाबॉलिज्म, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्टिव रहता है, हमारा मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। हमारी बॉडी में उस टाइम पे कई जो है एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है, ग्रोथ होती है बेटा, ग्रोथ होती है तो टिश्यूज रिपेयर होते हैं। आपकी बॉडी सुबह से लेके शाम तक काम करती है। आप काम स्कूल का पढ़ते हो, आंखों से काम करते हो, कानों से सुन रहे हो, बॉडी को चला रहे हो, हाथों को चला रहे हो, मसल्स को चला रहे हो। तो बॉडी में हमारी जितनी भी जो रिपेयर होती है, टिश्यूज जो रिपेयर हो रहे हैं, वो समझिए कि उसी स्लीप साइकिल की टाइम पे रिकवरी हमारी बॉडी के अंदर हमें देखने को मिल रही है। यस सर। सोने का मतलब ही रिकवरी है। हम जो सो रहे हैं उस टाइम पे हम रिकवरी करा रहे हैं बॉडी को।
तो ब्रेन जो एक वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और जो एक हाईली कोऑर्डिनेटिंग सेंटर या हाईली कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन जो है हमारी बॉडी का, वो रिकवरी कराने में, उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कराने में काफी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कई हार्मोन्स भी उस टाइम पे जब हम रहे होते हैं, जब सो रहे होते हैं, तो कई हार्मोन्स भी ऐसे रिलीज होते हैं जो रिकवरी कराने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो अब स्लीप और वेक दो वर्ड आए यहाँ पे, सोना और उठना। तो अगर आप ऐसा है कि आप 12 बजे सो के आप 4 बजे उठ गए, तो हो सकता है कि हमने अपनी स्लीप वेक साइकिल ऐसी बना दी, कई लोग करते भी हैं, और कुछ लोगों की बॉडी रिकवरी इतने टाइम में ही कर जाती है, करती ही नहीं करती। हो सकता है कि आपके घर में ऐसे लोग हों जो 4 आवर्स के लिए सोते हैं, कई ऐसे भी हो सकते हैं जो 6 to 8 आवर्स सोते हैं, लेकिन तब भी सर उसी की एज पे भी डिपेंड करता है ना, कि मतलब सर बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, एज के ऊपर भी डिपेंड। आपने देखा होगा ज्यादातर जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनको नींद कम आती है। यस सर, और बच्चों को ज्यादा। यस सर। बच्चों को नींद ज्यादा आती है। इवन शुरुआत में भी जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, उनको तो बहुत ज्यादा नींद आती है। और बेटा रिकवरी बॉडी की सबकी अलग अलग होती है, ध्यान रखना। रिकवरी परसेंटेज, रिकवरी जो टाइम पीरियड होता है वो सबका अपना अलग अलग होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 10 to 12 आवर्स भी सोते हैं और फिर कहते हैं अरे यार नींद आ रही है, अभी क्या करूं यार, और नींद आ रही है, राइट। तो हम जैसा बना लेते हैं इसको, वैसा बॉडी बन जाती है। लेकिन एक एवरेज जो एक आइडियल जो टाइम दिया गया है ह्यूमंस के लिए भी, और जैसा कि उसकी दिनचर्या रहती है ह्यूमंस की, उसके अकॉर्डिंगली माना जाता है कि 6 से 8 घंटे के बीच में आपको नींद लेनी चाहिए, 6 to 8 आवर्स। अब भाई ऐसा भी है कि हमारे कितने सेलिब्स ऐसे हैं जो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, 3 घंटे सोते हैं। कई लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े देश के राजनेता वगैरह, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह, मिनिस्टर्स ऐसे हैं कितने, हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो 3 से 4 घंटे सोते हैं सिर्फ, और सारा दिन काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिन भर सो रहे हैं, या फिर मिनिस्टर्स हैं तो उनके पास टाइम कभी भी सो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, सारा दिन काम करते हैं। बॉडी रिकवरी का टाइम यही है, उनको बना लिया उन्होंने, ऐसा अडेप्ट कर लिया है बॉडी ने। तो अडेप्ट करने भी सबका अपना अलग अलग है। तो बेसिकली उस टाइम पे जब हम ये जो सो रहे हैं, उस टाइम पे हम रिकवरी करा रहे हैं, तो उसमें ये ब्रेन जो है बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका। स्पेशली हम अगर ये बोलें तो स्लीप वेक साइकिल जो है, स्लीप एंड वेक साइकिल जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब भी अपनी स्लीप वेक साइकिल को अच्छा रखें। फिर आती है हाइपोथैलेमस पार्ट। हाइपोथैलेमस अनदर पार्ट, और जो आपका सेंटर है बहुत सारी ऑटोनॉमिक फंक्शन का, we can say that is a center of the center for many autonomic functions। बहुत सारे ऑटोनॉमिक फंक्शंस का सेंटर है ये। अब ऑटोनॉमिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? जो अपने आप हो रहे हैं, जैसे हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं। हाँ, ब्रीदिंग हालांकि हम रोक सकते हैं, लेकिन अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो रेस्पिरेशन तो बॉडी के अंदर हमारे कॉन्टिन्यूसली चल ही रहा है। सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, चल रहा है। उसके अलावा हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, क्या हम उसको रोक सकते हैं कि यार चलो ब्लड को रोक दो? अपनी मर्जी से हम लोग रोक लेते हैं, थोड़ी देर के लिए रोक के देखते हैं, नॉट पॉसिबल। उसके अलावा हमारी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है। क्या हम उसको कर सकते हैं कंट्रोल की यार अपनी मर्जी से चलो इसको रेगुलेट कर? अपनी मर्जी से नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि हम लोग एयर कंडीशनर में जाके बैठ जाएं और उसके बाद बॉडी टेम्परेचर अपने आप ही चेंज होने लगेगा। वो भी हम टेक्निकली अपने आप नहीं कर रहे ना, वो भी टेक्निकली अपने आप नहीं कर रहे। अगर टेक्निकली देखें तो हम इस एयर कंडीशनर में जाके बैठ गए, उसके बाद वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, राइट। तो मतलब ऑटोनॉमिक फंक्शंस बहुत सारे हाइपोथैलेमस जो है वो हमारा कंट्रोल करता है। यहाँ से कई जो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और वो रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को। जैसे कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हो गया, तो मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल कराने में ये अपना रोल प्ले करता है। और मेटाबॉलिज्म ये कई हार्मोन्स को रिलीज कराने में अपना रोल प्ले करता है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं बच्चों, वो पढ़ेंगे आप उनके बारे में। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, मतलब काफी सारे हार्मोन्स हैं। जब हार्मोन पढ़ेंगे तब वहाँ पे स्पेसिफिकली उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेटाबॉलिज्म को जैसे कंट्रोल करना, उसके अलावा हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, जब हम सोते हैं तो ग्रोथ होती है, तब वहां पर भी ये ग्रोथ। कौन सा बेटा?
सर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हो गया जैसे, तो ग्रोथ कराने में, रिपेयरिंग कराने में भी ये भी अपने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो आपका हाइपोथैलेमस है। उसके अलावा डेवलपमेंट करना, हमारे जितने भी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑर्गन होते हैं या ऑर्गन सिस्टम जो है हमारे, जितने भी जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ कराना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हो गए उनकी ग्रोथ में भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मतलब हार्मोन्स ये किसके साथ मिलके हो पाएगा काम? ये काम तभी हो पाएगा जब ये एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलेगा। तो एंडोक्राइन सिस्टम ही तो बेटा हार्मोन रिलीज करेगा, और तभी वो हार्मोन इन प्रोसेसिंग को कराएंगे। कराएंगे नहीं कराएंगे? बिना हार्मोन के नहीं होंगे, जब हम हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो, राइट। बहुत सारे इमोशनल रेस्पॉन्सेज जो होते हैं हमारी बॉडी के, खुश हो जाना अचानक से, सैड हो जाना अचानक से किसी सिचुएशन में आने के बाद, वहां पर भी कई हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जो हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल कराता है, रेगुलेट करता है उनको। बहुत सारे स्केलेटल मस्कुलर सर सिस्टम ये से रिलेटेड। एफजीएफ को भी सर यही करता है रेगुलेट। किसको बेटा? तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को भी यही करता है वो। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं कई, और ग्लैंड्स भी अपना रोल प्ले करती हैं, दूसरी भी जो निकलते तो बेसिकली ग्लैंड से हैं वो। ग्रोथ हार्मोन जो है आपकी, ओके। हाँ। तो हार्मोन्स को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में अपने, स्पेसिफिकली हार्मोन को लाके। लेकिन हाइपोथैलेमस जो है ना आपका, वो मैनी बॉडी फंक्शंस कंट्रोल करता है हमारे, ये ध्यान रखिएगा। कंट्रोल मैनी बॉडी फंक्शंस, बहुत सारे बॉडी फंक्शंस जो है ये कंट्रोल करता है। आप देखेंगे कि कितने सारे हार्मोन जो हैं वो इनसे रिलीज होते हैं, जब हम इनके बारे में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। सिंथेसिस होना, इनका सिक्रेट करना, पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है यहाँ पे, आप पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, पीनियल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे जब एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे। तो तब आपको पता लगेगा कि कितने सारे फंक्शंस ये ग्लैंड्स के साथ मिलकर कंट्रोल कराता है और कितने सारे हार्मोन्स को ये रिलीज करता है, राइट। तो एक ग्लैंड आती है यहाँ पे पीनियल ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस की बात थी जितनी भी जो हमने डिस्कस किया। फिर आती है पीनियल ग्लैंड, एक स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, स्मॉल ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड तो एंडोक्राइन ही है। तो ये कई हार्मोन्स जो रिलीज करती है, जैसे कि एक होता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन के बारे में सुना है कभी किसी ने? मेलेटोनिन के बारे में सुना है? नहीं सुना? यस सर। यस सर। यस सर। मेलेटोनिन, राइट। तो ये मेलेटोनिन का प्रोडक्शन जो है, ये आपकी वो जो स्लीप वेक साइकिल है ना, और रेगुलेट हाँ, रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल। उसके अलावा बहुत से हमारे सेक्सुअल डेवलपमेंट की जो अभी हम बात कर रहे थे, हाँ, उनमें भी अपना रोल प्ले करता है। तो सेक्सुअल डेवलपमेंट कराने में भी, या ऑर्गन्स की डेवलपमेंट कराने में, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक इन्फेंट से लेके और एक प्यूबर्टी की एज तक, और प्यूबर्टी से लेके एक एडल्ट की एज तक बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। तो हार्मोन्स अलग अलग रिलीज होते हैं। पीनियल ग्लैंड बहुत सारे आपके जो जितने भी जो हार्मोन सिग्नल्स होते हैं उनको कंट्रोल कराने में भी अपना रोल प्ले करती है। जब हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे वहाँ पे, तब हम पीनियल ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक लिंक भी बनाती है, ये एक लिंक भी क्रिएट करती है एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच में। इन दोनों सिस्टम के बीच में एक जो लिंक जनरेट होता है, वो लिंक बनाने में भी ये अपना रोल प्ले करती है कि किस तरह से कमांड देना, कितने हार्मोन कितना प्रिसाइज क्वांटिटी में जाएगा और उसके बाद वो किस तरह से फंक्शन करेगा। तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द पीनियल। वो क्या लिखे स्पेलिंग? MELA MELATONIN, TONIN। ओके। जी। तो ये फंक्शन इसका पीनियल ग्लैंड का हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात, सर पीछे कर दो।
देन आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है? मिड ब्रेन एक वो एरिया है ब्रेन का जो कनेक्ट कर रहा है हमारे फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ, तभी तो मिड ब्रेन है, बीच वाला पार्ट। Yes. मिड ब्रेन और Yes, हिंड sir. ब्रेन आपस में कंपोज Brainstem. जब होते हैं, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, कौन कौन? मिड ब्रेन सर मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। From mid brain. प्लस Hind हाइंड ब्रेन, ये दोनों जब आपस में मिल रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं? ये ब्रेन स्टेम बना रहे हैं। और ब्रेन स्टेम हम किसको बोलते हैं भाई? जो निचला पार्ट है हमारा जिसमें Yes, आपके sir. पॉन्स आ गया, मेडुला आ गया, वही तो ब्रेन स्टेम है। Yes. ब्रेन स्टेम क्या करता है? ब्रेन स्टेम कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को सेरिब्रम से। सेरिब्रम से। पूरी गुड, जगह पे जा सके नर्व सिग्नल्स। जिससे कि नर्व सिग्नल पूरी जगह पे जा सके। ठीक है, तो दैट कनेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड with the cerebrum। ठीक है, किसके साथ? सेरिब्रम के साथ कनेक्ट कराने में अपना रोल प्ले करता है। सेरिब्रम के साथ कनेक्ट कराने में अपना रोल प्ले करता है। तो मेजरली हम क्या देखते हैं कि जब हम बात करते हैं इसकी, तो मिड ब्रेन और हमारा हाइंड ब्रेन मिला तो उसने ब्रेन स्टेम को बनाया। और ब्रेन स्टेम में जब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे तो कौन कौन से पार्ट्स की हम लोग बात करेंगे ब्रेन स्टेम में? जो हमारे लोअर पार्ट जैसे कि हो गए, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन के अंदर किसको? मेडुला को पढ़ोगे, मेडुला ऑब्लांगेटा, पॉन्स पढ़ोगे, वो सारे पार्ट्स इसके अंदर आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? बताइए। यस सर। आएंगे। ठीक है, मिड ब्रेन के जो मेजर जो फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शंस जो होते हैं मिड ब्रेन के, तो फंक्शंस आपके कौन कौन से होंगे मिड ब्रेन के? मिड ब्रेन हमारे रेगुलेट करता है बहुत सारे जो प्रोसेसिंग है, ऑडिटरी हो गई, विजुअल इंफॉर्मेशन, उन सभी को प्रोसेस कराने में अपना रोल प्ले करता है। तो दैट प्रोसेस इन ऑडिटरी एंड विजुअल इंफॉर्मेशन and visual information, visual information, तो उनको कराने में, कंट्रोल कराने में अपना रोल प्ले करता है। उसके अलावा हमारी जो नर्व्स होती हैं जो कंट्रोल करती हैं हमारी जो आई को, आईलिड मूवमेंट को, वो भी हमारी ब्रेन से, इस मिड ब्रेन के पार्ट से ही कनेक्टेड होती है। उसके अलावा ये हमारे जितने भी जो कई आपके जो थर्ड और जो फोर्थ सेरिब्रल हैं, वो भी हमारे जो लोकेटेड होते हैं वो मिड ब्रेन के अंदर ही होते हैं। मिड ब्रेन के कई पार्ट्स होते हैं आपके, जैसे कि दो पार्ट कुछ इस तरह से मेन जो आप लोग पढ़ते हो, एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब ये रीजन, ये पिक्चर आपको सिर्फ इसलिए दिखाई जा रही है जैसे कि आप कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की स्पेसिफिक लोकेशन को जान सको। उसके अलावा दूसरा होता है सेरिब्रल पेडिंकल। जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है आपका, ये एक देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ये लोकेशन है इसकी, ये एक राउंड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। और मिड ब्रेन कौन सा पार्ट हुआ आपका? पूरा का पूरा जो ब्रेन स्टेम आता है, तो ब्रेन स्टेम में आपका एक जो मेन जो पार्ट्स हो गए, एक तो पॉन्स हो गया, मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया, नीचे वाला पार्ट, उसका जो ऊपर का पार्ट जो जोड़ रहा है ब्रेन स्टेम को, वो ये वाला रीजन कनेक्ट करा रहा है। तो मिड ब्रेन तो ये वाला पार्ट हुआ हमारा, मिड ब्रेन ये वाला हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. बताइए मिड ब्रेन में कौन कौन Yes, से sir. पार्ट्स? यही Yes, हुआ ना? sir. हाँ, तो मिड ब्रेन जो कनेक्ट कर रहा है हमारा, दैट फोर ब्रेन टू द हिंड ब्रेन, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेडिंकल। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है आपका, इसकी अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ पे लोकेशन देखेंगे तो ये एक पोस्टीरियर सरफेस की तरफ हमें देखने को मिलता है इस मिड ब्रेन की। पोस्टीरियर सरफेस कौन सी होती है? दो आप लोगों ने पढ़ी थी, एक होती है एंटीरियर, एक होती है पोस्टीरियर। यस होती है ना? फिर आपने Yes, साइड्स पढ़ी थी जिसको आपने लेटरल बोला था, फिर आगे की तरफ हम लोग वेंट्रल बोलते हैं और पीछे की तरफ डोर्सल बोलते हैं। तो अगर ये ऊपर से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो पोस्टीरियर रीजन में हमें देखने को मिलता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। Mid brain, yes, sir. ठीक है जी, तो यानी कि नीचे की तरफ जब हम जा रहे हैं तो वो पोस्टीरियर रीजन पे, उस पोस्टीरियर रीजन की तरफ हमें देखने को मिलता है। बिलो दी
थैलेमस। थैलेमस रीजन कहाँ है? थैलेमस यहाँ पे, यहाँ थैलेमस कहाँ होगा इस पिक्चर में? अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे थैलेमस रीजन कौन सा होगा? दैट इज अ रीजन ऑफ द थैलेमस। यस सर। ये जो रीजन है ये हमारा थैलेमस हो गया, ठीक है, ये थैलेमस रीजन हो गया। थैलेमस के ऊपर अगर ये वाला पास देखें हम, दिस इज द रीजन, ये वाला जो पोर्शन है ये एक वेंट्रिकल रीजन होता है इसका। उसके अलावा थैलेमस के नीचे की तरफ अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक रीजन जो होता है ये हाइपोथैलेमस रीजन हो गया। तो इसलिए इसकी जो पोजीशन की हम लोग बात करते हैं, बिलो द थैलेमस, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है मिड ब्रेन के पोस्टीरियर की तरफ, मिड ब्रेन पोस्टीरियर साइड पे देखने को मिलता है, राइट। इसमें कई हमें कॉलिकुलाई स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसको दो हम बोलते हैं कि एक बाहर की तरफ सुपीरियर और एक इंफीरियर कॉलिकुलाई। सुपीरियर कॉलिकुलाई के अलग फंक्शन, इंफीरियर कॉलिकुलाई के फिर अलग फंक्शन, जितने भी जो हमें देखने को मिलते हैं। पोर्शन है इसके कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के अलग अलग पोर्शंस हैं, जैसे कि उसको हम बोलते हैं कॉलिकुलाई। तो एक होता है आपका जैसे सुपीरियर और दूसरा होता है इंफीरियर। सुपीरियर और एक होता है इंफीरियर, ठीक है जी। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स इसके, दो अलग अलग। तो ये भी जो स्ट्रक्चर हैं कैसे दिखते हैं हमें? ये राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे होते हैं? राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, राउंड शेप स्ट्रक्चर होती है इसकी। सुपीरियर की अगर हम बात करें तो वो रिसीव करती है जितने भी जो हमारे रेटिना से जो विजुअल कॉर्टेक्स को लेना, वो सारा इस सुपीरियर कॉल्कुलाई का फंक्शन होता है। तो दैट इज रिलेटेड टू द रेटिना। रेटिना के साथ इसका कनेक्शन होता है, किसमें? विजुअल इम्पैक्ट्स के अंदर। तो ये विजुअल यानी कि आई से रिलेट जो कर रही है वो सुपीरियर कॉल्कुलाई है। आई से रिलेट कैसे? रिसीव करती है इनपुट्स को, रिसीव इनपुट्स, इनपुट फ्रॉम रेटिना। ठीक है जी। रिसीव करती है इनपुट्स को कहां से? फ्रॉम रेटिना, रेटिना। ठीक है जी, लेना मैसेज को। और विजुअल कॉर्टेक्स हो भी, आप विजुअल कॉर्टेक्स से भी, राइट। जबकि ये जो है ये रिसीव करती है ऑडिटरी फाइबर्स को, या रिसीव जितनी भी जो आपकी जो ऑडिटरी जो मैसेजेस हैं आपके जो सुनने वाले, वो सभी ये इंफीरियर जो कैलकुलाई है वो उनको रिसीव करती है। तो दैट इज रिलेटेड टू द ऑडिटरी एंड दैट इज रिलेटेड टू द विजुअल। सुपीरियर विजुअल से रिलेटेड और इंफीरियर जो है वो ऑडिटरी से रिलेटेड है। तो ये एक पाथवे को बनाने में, क्योंकि आप जानते हो कि ब्रेन तक मैसेज जाता है किस चीज का? आपकी जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं और जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, जाता है नहीं जाता? दो नर्व्स जो आप लोग पढ़ते हो, तो ऑप्टिक नर्व और जो आपकी जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, वो दोनों ही आपकी कनेक्ट कराती हैं सिग्नल्स को ब्रेन तक, जिससे ब्रेन जो है बाद में वो कनेक्शन देता है उसका, और उसको हम आइडेंटिफाई करने में, किसी भी वॉइस को या किसी पिक्चर को हम आइडेंटिफिकेशन में फिर ये अपना रोल प्ले करते हैं। तो वो इसी के थ्रू जाता है, इन सुपीरियर कॉलिकुलाई के और इंफीरियर कॉलिकुलाई के थ्रू जो है मैसेजेस आगे ट्रांसफर होते हैं। ये पाथवेज किस तरह के होते हैं, इनको डिटेल्ड हम आगे हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के दो पार्ट्स, जिसमें आप सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई पढ़ते हो, जो कि एक आपका जो विजुअल में हेल्प करता है, विजुअल पाथवे में, और दूसरा जो है आपका एक ऑडिटरी पाथवे को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बात क्लियर? यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। सर एक डाउट है सर, हमने हाँ। जब ऑक्यूपिटल लोब्स पढ़ा था सर, वो भी सर जो रेटिना है वहां से लेकर आते सर सिग्नल्स, फिर सर बेटा वो पूरा का पूरा लोब के अंदर आ गया ना। लोब्स के अंदर तो डिफरेंट पार्ट्स हैं बच्चे। ओके सर। हाँ, लोब्स में तो पार्ट्स है ना। हमने बाहर से जब हम देख रहे हैं तो हमें लोब्स देखने को मिल रहे हैं। अब उन लोब्स में पार्ट्स कौन कौन से हैं वही तो डिस्कस कर रहे हैं हम। पार्ट्स तो वो सारे लोब्स के अंदर ही हैं। यस सर। अच्छा ओके सर। हाँ, हाँ हाँ। मिड ब्रेन में पढ़ रहा हूँ उसको। ओके सर। ठीक है। हाँ, तो देखो पोजीशन बिल्कुल सही बैठेगी आपकी। एक मिनट, जरा इसकी बैटरी कहाँ चली गई?
सर आप म्यूट तो माइक म्यूट है। सर रिफ्रेश कर दो पेज को। सर रिफ्रेश कर दीजिए। अभी आ रही है वॉइस सबको? यस सर आ रही है। सर आ रही है। हाँ ठीक है, एक मिनट रुको। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ये जो हमारा पार्ट Yes, है sir. इज रिलेटेड टू द एंटीरियर पोर्शन की बात चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो कंसिस्ट होता है, बहुत सारे इसमें नर्व फाइबर होते हैं, और वो नर्व फाइबर हमारे कनेक्ट करते हैं फोर ब्रेन को और हिंड ब्रेन को। ये इसके अंदर बहुत से नर्व फाइबर्स हैं, इसके अंदर है नर्व फाइबर्स, और नर्व फाइबर्स क्या कर रहे हैं, ये नर्व फाइबर हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट कर रहे हैं। ये इन दोनों को कनेक्ट कराने का काम कर रहे हैं, जितने भी जो इसके अंदर नर्व फाइबर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इसका इतना एक काम आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इसका काम है। और ये एंटीरियर पोर्शन में है, और एंटीरियर पोर्शन कौन सा होता है, ऊपर की तरफ। मिड ब्रेन का जो एंटीरियर पोर्शन, पोस्टीरियर में आपको कॉर्पोरा देखने को मिला, और ये जो आपको ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हो गया एंटीरियर पोर्शन हमारा, राइट। उसके बाद इसमें देखेंगे आप इसके जो फंक्शंस वगैरह जो भी हैं, ये मेन काम है इसका, ये ध्यान रखना है आपको, ये रखना ज़रूरी है। फिर आता है आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या करता है? हाइंड ब्रेन भी बहुत से ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है ये। अब यहाँ पे कौन कौन से ऑटोनॉमिक फंक्शंस होंगे इस फोर ब्रेन के अंदर? इसके जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं आपके, और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रोल, बॉडी बैलेंस, सर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जिसको हम बोलते हैं, बॉडी बैलेंस, बिल्कुल। तो कराने में अपना रोल प्ले करता है हाइंड ब्रेन, जो होता है मेंटेन करके रखना बॉडी बैलेंस को, हाइंड ब्रेन की हेल्प से होता है। और उसके अलावा मूवमेंट होना, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन जितना भी होता है हमारा, मूवमेंट कराने में या मूवमेंट कोऑर्डिनेट कराने में, इसको मूवमेंट कोऑर्डिनेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये हाइंड ब्रेन जो है। उसके अलावा रिले करना, रिले ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, वो भी ये पार्ट जो है करता है, हाइंड ब्रेन जो है वो करता है। हाइंड ब्रेन के कई पार्ट्स हैं जो आपके डिफरेंट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के। तो ये 3 पार्ट्स में हम इसको पढ़ते हैं। नंबर 1 सेरिबेलम, वहाँ पे हमने सेरिब्रम पढ़ा था, ये सेरिबेलम है। दूसरा जो पार्ट आता है इसके अंदर वो है पॉन्स, और थर्ड वन मेडुला ऑब्लांका। मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा, ये 3 पार्ट जो हैं हमें इसके पढ़ने हैं। तो सबसे पहले सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम क्या करता है? पहला पार्ट सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम जो है दैट इज हेल्प्स इन द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी बैलेंस बनाने में
ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेरिबेलम जो है। उसके अलावा इक्विलिब्रियम अभी किसी ने कहा था, इक्विलिब्रियम किसी ने बोला था, तो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में भी ये अपना रोल प्ले करता है मेंटेन करके रखने में। हमारी जो मसल टोन होती है, मसल्स जो ठीक तरह से फंक्शन कर पा रही है, वो इस सेरिबेलम की वजह से। सेरिबेलम रिले करता है इंफॉर्मेशन को मसल्स और आपके जो एरियाज हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के वहां पे। आम शब्दों में कहूं तो मोटर कंट्रोल में भी ये अपना रोल प्ले करता है जो आपका सेरिबेलम है। क्या और कोई फंक्शन बता सकता है सेरिबेलम के? कोई और फंक्शन बताना चाहेगा? सेरिबेलम के फंक्शन बताना चाहेगा कोई? सर आपने लास्ट वाला क्या लिखा है? मोटर कंट्रोल। तो पोस्चर जो हमारी बॉडी में, और अगर मैं इसमें बताना चाहूँ सेरिबेलम के, तो कंट्रोल करता है पोस्चर को भी। इक्विलिब्रियम वही हो गया कि कंट्रोल पोस्चर ऑफ द बॉडी। सर मसल टोन का मीनिंग आपने क्या बताया था? मसल टोन इज लाइक फंक्शनिंग कराना मसल्स की। ओके फंक्शनिंग मसल्स किस तरह से करेंगी? सर मूवमेंट भी आएगी। मूवमेंट भी हो गया जैसे। अच्छा, इसमें एक पॉइंट रह गया मेरा मिड ब्रेन के किसी पार्ट में रिफ्लेक्स मूवमेंट जो होती है ना हेड की, यस सर। रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, उसको कराने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हेड की हो गई, नेक की हो गई, ट्रंक की हो गई, तो ये इसकी वजह से हो पाती है, मिड ब्रेन की वजह से। बहुत से आपने देखा होगा जो साइज होता है प्यूपिल का साइज चेंज होता है ना, Yes, sir. दांत में बड़ा होता है। चेंज इन प्यूपिल साइज, बिल्कुल। वो प्यूपिल साइज जो चेंज होता है ना, वो इसी की वजह से होता है। मिड ब्रेन का काम है, वो मिड ब्रेन कराता है वो। ठीक है जी। बहुत सारे और भी इनवॉलेंट्री फंक्शन जो है ये अपने करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा पोस्चर, ये सारे फंक्शन, और बहुत सारे आपके जो स्मूथ बॉडी मूवमेंट्स होते हैं उनको कराने में भी अपना रोल प्ले करता है। स्मूथ बॉडी मूवमेंट, आप सीधे बैठे हो तो चलो लेट जाते हैं, लेटे हो तो चलो बैठे हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शन। और उसके अलावा प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल पेन पिक करना है, पिकिंग पेन, तो वो इसी के थ्रू होगा, पिकिंग पेन या पिकिंग बुक या पिकिंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी आप पिक कर रहे हो तो वो इसमें अपना रोल प्ले करेगा। जैसे वॉकिंग करना, वॉकिंग भी इसी के अंदर आएगा, वॉकिंग हो गया आपका। राइडिंग हो गया, राइडिंग बाइसिकल, तो वो भी इसी के अंदर आएगा। जैसे आप राइड कर रहे हो, राइडिंग भी आपका बैलेंस कराना सेरिबेलम का काम होता है। तो बैलेंसिंग से रिलेटेड जितने भी, अब देखो वॉक करना और राइडिंग करना बैलेंसिंग का ही तो काम है, तो वो सारे फंक्शन Yes, कौन sir. परफॉर्म करता है? ये सेरिबेलम Cerebellum. जो है, बिल्कुल। ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है कौन सा? मेड्यूलर रीजन। मेड्यूला क्या कर रहा है? of this hindbrain that relay the motor और sensory signals आपके स्पाइनल कॉर्ड और हायर ब्रेन रीजन्स में। और बहुत सारे ऑटोमेटिक जितने भी जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल कराने में, 5 मिनट, उनको कंट्रोल कराने में मेडुला जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अब रीजन तो हमने देखा था कि इसकी स्पेसिफिकली मेडुला की जो लोकेशन थी वो कहाँ पे थी। बहुत सारे रिफ्लेक्स फंक्शंस ऐसे होते हैं जो मेडुला से कंट्रोल्ड होते हैं। अब लेकिन अगर तीनों में इंपॉर्टेंट देखें तो जितने भी जो हमने यहाँ पे फंक्शंस लिखे सारे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेरिबेलम से कराने वाले क्वेश्चन भी जो आपसे पूछे जाते थे, इस पार्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो सेरिबेलम रीजन से आते थे, फंक्शन पूछे जाते थे जब।
तो दूसरा हम बात करते हैं मेड्यूला के बारे में। तो जैसे आप लोगों की कई इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारे हार्ट रेट हो गई, राइट। अब हार्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या हम कर सकते हैं हार्ट को कंट्रोल? तो बहुत सारे ऑटोनॉमिक फंक्शंस जो होते हैं, सर इनवॉलंटरी एक्शंस, ऑटोनॉमिक या इनवॉलेंट्री एक्शन जो हो गए, वो सारे ऑटोनॉमिक फंक्शन जो है वो ये कंट्रोल करेगा। जैसे आपका ब्रीदिंग हो गया, ब्रीथ कराने में या ब्रीदिंग जो चल रही है वो इसी के थ्रू हो रही है। बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन जो हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस बहुत सारे वो इसी के थ्रू कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है। आपके जैसे इन स्नीजिंग है, हम लोग स्नीज करते हैं, ठीक है, स्नीजिंग इसी के थ्रू होती है, ठीक है, स्नीजिंग इसी के थ्रू होती है, राइट। उसके अलावा आप देखते हो कि आप स्वेलो करते हो किसी चीज़ को, राइट, तो स्वेलोइंग, स्वेलो करना, ठीक है जी, किसी चीज़ को निगलना, वो उसमें अपना ये रोल प्ले करता है आपका। जो ये हमारी बॉडी का जो सलिवेशन होता है हमारी बॉडी में, सलाइवेशन जो होता है, सलाइवा जो रिलीज होती है, वो भी इसी से रिलेट करता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर हो गया, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉमिटिंग जो होती है, वॉमिटिंग के लिए भी यही रीजन है, रीजनेबल है, मतलब रीजन है जो ब्रेन जो जो पार्ट रेस्पॉन्सिबल है वो मेडुला है। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंटर फॉर रिफ्लेक्सेस, इसलिए हम इसको सेंटर फॉर रिफ्लेक्सेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी, सेंटर फॉर रिफ्लेक्सेस के नाम से भी इसको जानते हैं। तीसरा जो पार्ट आता है यहाँ पे, पॉन्स जो आता है, पॉन्स क्या करता है? इनवॉलंटरी एक्शंस को ये भी रेगुलेट करता है, इनवॉलंटरी एक्शंस को रेगुलेट करता है ये भी। कौन कौन से इनवॉलंटरी एक्शंस हो गए? जैसे कि आपका रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो उसको रेगुलेट करने वाला कौन है? ये पॉन्स है, राइट। बहुत सारे जो स्लीप आप जो लेते हैं उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। अराउजल जो होता है हमारा, स्लीप एंड अराउजल, उठ जाना, राइट, तो उसके लिए भी पॉन्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। बच्चों ये कुछ फंक्शंस थे आपके ब्रेन के पार्ट्स के, जितने भी अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स अपने रोल प्ले करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो सारा हमने सीखा। और क्या क्या फंक्शन से परफॉर्म करते हैं इस बारे में आज के सेशन में हम लोगों ने बात की, ठीक है। तो ये ब्रेन जो है हमारा, ब्रेन यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, आ रही है। तो आप लोग इसकी रिवीजन करेंगे और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। किसी का कोई डाउट यहाँ से रिलेटेड? गुड इवनिंग सर। सर एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस क्या होता है, और लिम्बिक सिस्टम एक बार बता दीजिए। क्या बेटा दोबारा बोलो। लिम्बिक सिस्टम? यस सर, लिम्बिक सिस्टम, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। बेटा अमाइगडाला और वो दोनों पार्ट्स हैं बेटा उसके, वो ओके सर। ठीक है, वो पार्ट्स हो गए। और लिम्बिक सिस्टम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारे ब्रेन का, जो कंटेन करता है बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर को, और वो आपस में सारे फंक्शन करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत सारे साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस के लिए, कंट्रोल करता है मेमोरी को, अटेंशन हो गया, वो सारा लिम्बिक सिस्टम से रिलेट करता है। लिम्बिक सिस्टम इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके सर। हाँ ठीक है जी, यस सर। राइट। थैंक क्या यू ये सर। बात क्लियर सबको? अरे यार आई नो क्रेडिट सेव नहीं हुई, ठीक है जी। यस तो चलिए अब मैं मिलूंगा आप लोगों से। वॉइस ब्रेक हुई, दोबारा बोलो। सर एराउजल का मतलब क्या होता है? अराउजल मीनिंग बेटा जागना, सोते हुए सोने से जागना। ओके कहा ना सर। मैंने, सोने के लिए और जागने के लिए रिस्पॉन्सिबल है यस इसीलिए, सर। ठीक है जी। तो ये बात, चलिए अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, राइट। तो अभी के लिए इतने बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड टेक इवनिंग केयर, सर, बाय। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। बाय, Thank गुड you. इवनिंग, बाय गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग, बाय बाय। बाय सर। बाय एवरीवन।